Hello everyone. Today I am going to start with a new chapter. The name of the chapter, that is the debt funding, Indian fund based corporate debt. That is the name of the chapter, and this, according to my the book, or you can say material, this is chapter number 8 of part 1 of this paper. इस पेपर में आप जानते हैं दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 कॉर्पोरेट फंडिंग एंड पार्ट 2 दैट इज लिस्टिंग. तो पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी हम 7 चैप्टर्स कर चुके हैं. उन 7 चैप्टर्स में जो पहले 5 चैप्टर्स थे, फर्स्ट 5 चैप्टर्स, दे वर ऑल रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी. मतलब कॉर्पोरेट फंडिंग इक्विटी की फॉर्म में रेज कर रहे हैं. And then chapter number 6 and chapter number 7. Chapter 6 was non-convertible redeemable preference shares. उसी कॉन्टेक्स्ट में था, आपको याद होगा chapter 6. And chapter 7 was कि साहब इंटरनेशनल लेवल पे आप कैसे फंडिंग करते हैं बाय वे ऑफ GDR, ADR और एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, वो सारी चीजें आपको आई थी. तो पहले 5 चैप्टर जो पार्ट 1 में थे, दे वर ऑल रिलेटिंग टू इक्विटी की फंड रेजिंग, कॉर्पोरेट फंडिंग बाय वे ऑफ इक्विटी. चैप्टर 6 नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. चैप्टर 7 दैट इज द इंटरनेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे फंडिंग करते हैं. अब उसके बाद के जो 5 चैप्टर्स हैं वो सब डेट से रिलेटेड है. चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे डेट से रिलेटेड है. इसका मतलब बेसिकली अब जो पार्ट 1 के अंदर जितने भी चैप्टर बच गए हैं वो सारे डेट से रिलेटेड है. एंड उसमें पहला चैप्टर मैं डेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, डेट से रिलेटेड, डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस. मतलब बेसिकली अनकॉर्पोरेट डेट. इसका मतलब क्या है? लेट्स से एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, हाउ इट कैन रेज द फंड विद इन द इंडियन मार्केट इन द फॉर्म ऑफ डेट. कॉर्पोरेट कंपनीज आर रेजिंग द फंड इन द फॉर्म डेट. डेट फंडिंग कर रही है इंडियन मार्केट से. तो इसे चैप्टर का नाम ऐसा किया, डेट फंडिंग डैश इंडियन फंड बेस्ड फंड ले रहे हैं और कॉर्पोरेट. क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक पढ़ा था आपने इक्विटी में नॉन फंड बेस्ड, इक्विटी में, वैसे डेट में ही पढ़ेंगे नॉन फंड बेस्ड. सब चैप्टर आपको आगे आएंगे. तो जैसे ये कॉर्पोरेट डेट है, अगला गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड जो अगला चैप्टर है, डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो अगला चैप्टर है. फिर आपको डेट फंडिंग इंडियन नॉन फंड बेस्ड, मतलब वहां पे आप डेट फंडिंग करा रहे लेकिन फंड नहीं मिला, फंड के इक्विवेलेंट कुछ फैसिलिटी मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल बैंक गारंटी, फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑफ क्रेडिट, वो भी आपको डेट फंडिंग है बट वहां फंड्स एक्चुअली नहीं मिलता. वी गेट सम फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू द फंड्स. इसलिए इंडियन नॉन फंड बेस्ड, ये सब फंड बेस्ड है. ऐसे एक टॉपिक आपको मिलेगा सिक्योरिटाइजेशन, अगेन वहां पे डेट के बारे में बात करेंगे. और एक टॉपिक आपका अदर बोरिंग्स, मिसलेनियस, मतलब जो और तरह की बोरिंग्स है जो किसी चैप्टर में कवर नहीं हुई, एक मिसलेनियस चैप्टर बनाते. तो ऐसे करके 5 चैप्टर्स है. डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट, डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उससे रिलेटेड. देखिए मतलब बैंक से आप कैसे फंड रेज करते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू कैसे गवर्नमेंट फंड रेज करती है, तो वो सब अगले चैप्टर में है. यहाँ सिर्फ कॉर्पोरेट, इस चैप्टर में बेसिकली विल टॉक अबाउट द कंपनीज कैसे रेज करती हैं. नेक्स्ट इज डेट फंडिंग इंडियन नॉन फंड बेस्ड. बता दें नॉन फंड बेस्ड में फंड नहीं मिलता आपको, फंड के इक्विवेलेंट. फॉर एग्जांपल मतलब बैंक गारंटी. बैंक जब वो गारंटी देता है तो अल्टीमेटली ये भी डेट है, बट यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द फंड, यू आर गेटिंग सम फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू द फंड. लेटर ऑफ क्रेडिट तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं. फिर आप पढ़ेंगे 3 चैप्टर ही हो गए. फिर आप एक पढ़ेंगे सिक्योरिटाइजेशन, वो डिटेल में बात करेंगे. एंड थोड़ा सा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पेपर में वो आता है. एंड एक आप पढ़ेंगे अदर बोरिंग, जो मिसलेनियस काइंड ऑफ बोरिंग्स है उसके अंदर कवर. तो ओवरऑल दिस आर 5 चैप्टर, ऑल आर रिलेटिंग टू डेट. एंड इसके साथ आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा. तो पार्ट 1 में जो टोटल 12 चैप्टर है, फर्स्ट 5 रिलेटिंग टू इक्विटी जो मैं पढ़ा चुका हूँ, 6 इज रिलेटिंग टू नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 7th इज रिलेटिंग इंटरनेशनल फंडिंग इन द फॉर्म GDR, ADR एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. एंड अगले 5 चैप्टर रिलेटिंग टू डेट फंडिंग. मैंने अभी बताया 5 चैप्टर क्या. अभी उसमें पहला चैप्टर
वैसे चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन डेट फंडिंग में पहला चैप्टर है एंड चैप्टर का नाम है डेट फंडिंग, इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट। नाउ इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ब्रीफली हम बात करते हैं डेट मार्केट का क्या मतलब होता है, क्योंकि डेट का पूरा स्टार्ट हम यहां से कर रहे हैं और अगले इंक्लूडिंग दिस चैप्टर अगले टोटल 5 चैप्टर आपके डेट से रिलेटेड ही बात करनी है। इस पॉइंट ऑफ मतलब कॉर्पोरेट्स आर रेटिंग द फंड इन द फॉर्म ऑफ डेट, तो उससे तो डेट मार्केट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं। देखिए आपको डेट मार्केट, देखिए डेट मार्केट जो है इसमें पहला दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। डेट मार्केट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट डेट मार्केट, कैसे आता है डेट मार्केट, इट इज द मार्केट where what happens, debt securities of various types and having the various features। अच्छा डेट सिक्योरिटी को नया क्या जनरली कैन वी ऑल्सो कॉल देम फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। तो अगर जनरल की बात करें, जैसे आप किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज करते हैं एंड डिवेंचर के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो इट मीन्स आपको पता है कि साहब मैं जितने का डिवेंचर खरीद रहा हूं और जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर 8% के हिसाब से मुझे साल का रिटर्न मिलेगा। इट मीन इनकम ऑन दैट इन्वेस्टमेंट इज फिक्स, ठीक है, वेरिएबल नहीं है। जैसे इक्विटी शेयर में जब इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पता नहीं कितना मिलेगा, मतलब इनकम ऑन दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट फिक्स। एंड लेकिन डेट सिक्योरिटी में, क्योंकि ऐसा नहीं कि डेट सिक्योरिटी में वेरिएबल नहीं होता, लेकिन जनरली हम सेइंग जनरली जब हम डेट में बोलते हैं हम व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन डेट, तो हम मान के चलते हैं कि आपको एक एश्योर्ड रिटर्न है, एक फिक्स रिटर्न है। ऐसे डेट सिक्योरिटी को हम फिक्स इनकम सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो क्या डेट मार्केट इज द मार्केट वेयर व्हाट हैपेंस, डेट सिक्योरिटी और यू कैन ऑल्सो कॉल इट फिक्स इनकम सिक्योरिटी ऑफ वेरियस टाइप्स एंड वेरियस फीचर्स, दे आर issued by companies, debt securities और fixed income security issued, traded, issue कंपनी करती है, फिर जिनको इशू किया फिर वो बाय सेल करते हैं एंड दे आर सेटल्ड। को किसी ने सेल परचेज किया तो एक दूसरे की ओनरशिप ट्रांसफर होती है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन दैट मार्केट इज कॉल्ड डेट मार्केट। द डेट मार्केट इज द मार्केट वेयर डेट सिक्योरिटी और फिक्स इनकम सिक्योरिटी इशूड, ट्रेडेड एंड सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड वेरियस kind of debt security, fixed income security of various features. Now, ये debt security कौन issue कर सकता है? Who can issue debt securities or fixed income security? It can be issued by anyone, government, central government, state government, municipal bodies. सुना कभी municipal body के bonds आते हैं? If a bond is a debt instrument, ये municipal bodies, statutory body like LIC, UTI, so many are there. Statutory body. It can be banks, financial institutions, companies, company में both public, private, सब. These are the various kinds of entities which are allowed to issue the debt security, also called a fixed income security. Debt security also called a fixed income. इन सबको allowed है कि that they can issue the debt security or fixed income security. Now, इंडिया में जो डेट मार्केट है और इसमें मेन 2 चीजें कौन इशू कर सकता है, इसमें 2 मेन चीजें आपको हाईलाइट करनी है। वन इज दैट इज द बैंक्स कैन इशू डेट सिक्योरिटी, ऑल द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब, एंड कंपनीज, ऑल टाइप ऑफ कंपनी विद द पब्लिक कंपनी एज वेल एज द प्राइवेट कंपनी, दे कैन इशू द डेट सिक्योरिटी एंड रेज द डेट फंड। बैंक्स एंड कंपनीज, बाकी ये सब भी अलाउड है, बट ज्यादा हाईलाइटेड हम क्या कर रहे हैं, बैंक्स एंड द कंपनीज, कंपनी में दोनों पब्लिक कंपनी एज वेल एज द प्राइवेट कंपनी। नाउ हियर जो डेट मार्केट इंडिया में है इसमें मेनली इट इज डिवाइडेड टू 2 सेगमेंट्स। डेट मार्केट के 2 सेगमेंट्स हैं, देखिए कौन कौन से। वन इज कॉल्ड एट द, आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, 2 segments of the debt market. One is called government security market
and second is called as the corporate securities market. Debt market has got two segments. One is called government security market and second is called as the corporate security market. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या आता है? उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स एंड सो ऑन एटसेट्रा. कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट के अंदर क्या आता है? इसके अंदर फिक्स इनकम बॉन्ड्स, FI बॉन्ड्स, दैट इज फिक्स इनकम बॉन्ड्स, और क्या आता है? कॉर्पोरेट्स कंपनीज के डिवेंचर्स बॉन्ड्स, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डिवेंचर बॉन्ड्स. PSU कुछ कंपनी भी हो सकती है कुछ कंपनी नहीं हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जैसे LIC है. LIC इज अ PSU बट इट्स नॉट अ कंपनी. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज अ वाइड टर्म, इट में कवर अ पब्लिक सेक्टर कंपनीज एज वेल एज अदर जो कंपनी फॉर्म में नहीं है लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. तो इसका मतलब बेसिकली एंड एक्सेट्रा. तो ये कैसे डेट मार्केट दो सेगमेंट्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के अंदर क्या क्या चीज आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीरो और भी चीज आती है. कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट के अंदर फिक्स इनकम बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट कंपनीज के डिवेंचर बॉन्ड्स, कंपनीज के अलावा और कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनके डिवेंचर बॉन्ड. ये प्राइमरली द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेट मार्केट इन द टू सेगमेंट्स ऑफ द डेट मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट. अच्छा, मेजर जो पोर्शन ऑफ द ओवरऑल डेट मार्केट है वो ये है कि वॉल्यूम बहुत है. आप जानते हैं जब गवर्नमेंट कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड रेज कर रही है तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे गवर्नमेंट फंड रेज कर रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो. तो यहाँ पे वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द डेट मार्केट बहुत हाई होता है. तो मेजर पार्ट अगर डेट मार्केट बोलते ये है, ये भी है बट मेजर पार्ट इन द गवर्नमेंट. अच्छा, आप देखिए ये जो चैप्टर का नाम क्या था? डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस विद इन ब्रैकेट कॉर्पोरेट डेट. तो यहाँ पे इस चैप्टर में प्राइमरली हम इस वाले पोर्शन कवर करेंगे, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट. डेट मार्केट में भी कौन सा? कॉर्पोरेट सिक्योरिटी. चैप्टर का नाम में स्टार्टिंग में आता है कॉर्पोरेट डेट. और जो अगला चैप्टर है अगेन डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड ब्रैकेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑल दैट, वो ये वाला पोर्शन. इसका तो जो दो सेगमेंट बताए डेट मार्केट के, एक सेगमेंट के देखो अभी हम ओवरऑल डेट मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि अभी डेट पोर्शन जो होता है डेट से रिलेटेड सारी चीज अभी स्टार्ट इसी चैप्टर से हो रही है. और ये चैप्टर प्लस 4 और चैप्टर टोटल 5 ये सारे डेट से रिलेटेड है. तो स्टार्टिंग में थोड़ा डेट की जनरली हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो ये वाली जो चीज है अगले चैप्टर में कवर होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट. और जो प्रेजेंटली जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे बेसिकली वी आर मेनली गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट. नाउ कमिंग टू द, तो अब जो हम यहाँ बात करें मेनली इससे रिलेटेड बात करेंगे. अब एक छोटा सा टॉपिक से मतलब लीगल फ्रेमवर्क डेट मार्केट में. पहले डेट मार्केट का क्या मतलब है ऑल दैट ये बताया. अब नाउ लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द डेट सिक्योरिटीज. जो डेट सिक्योरिटीज हैं उनको गवर्न करने के लिए क्या क्या लॉज लगते हैं, मेन क्या क्या लॉज है? लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग डेट सिक्योरिटीज. लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द डेट सिक्योरिटीज. व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क जिसका इस्तेमाल करके हम डेट सिक्योरिटी को इशू करते हैं, ट्रेड करते हैं, लिस्टिंग कराते हैं, वो सारी बातें. एंड उसमें देखो मेनली हम यहाँ पे कॉर्पोरेट डेट मार्केट की बात करेंगे, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट की बात करेंगे. देखिए क्या क्या. पहला फर्स्ट कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स. कंपनीज एक्ट में जानते हैं आप एक चैप्टर है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स. यू नो दैट कंपनीज एक्ट 2013 इट डिवाइड टू 29 चैप्टर. उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है शेयर कैपिटल डिवेंचर, इसमें जो सेक्शंस हैं 43 to 72. तो अगर आपको याद हो उसमें 43 to 70 इक्विटी से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल रिलेटेड है. 71 इज रिलेटेड टू डिवेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट एंड 72 कॉमन है, नॉमिनेशन ऑफ शेयर सिक्योरिटी जो कॉमन है शेयर्स और डिवेंचर सब पे लगता है. अब यहां पे क्योंकि हम डेट मार्केट से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं
तो ऑब्वियसली कौन सा लगेगा, सेक्शन 71, सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट विच फॉल्स इन शेयर कैपिटल डिवेंचर चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 71, अच्छा साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स, उस रूल्स का रूल नंबर 18, रेड विद रूल नंबर 18, किसका रूल नंबर 18 ऑफ कंपनी विद इन ब्रैकेट चैप्टर का नाम शेयर कैपिटल डिवेंचर्स रूल्स 2014। तो सबसे पहले जो लीगल फ्रेमवर्क विच गवर्न द डेट मार्केट, उसमें आपका सेक्शन नंबर 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द रूल नंबर 18 ऑफ कंपनीज विद इन ब्रैकेट शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स 2014। ये सब चीज आप पहले से जानते हैं, बट फिर भी हम एक साथ सारी बात कर रहे हैं अबाउट द डेट मार्केट, कि डेट मार्केट पर क्या क्या लॉ अप्लाई होता है। नाउ कमिंग टू सेकंड वन, और क्या क्या लॉ अप्लाई होता है। सेबी issue of capital and disclosure requirements regulations 2018, पहले 2009 था, फिर बाद में 2018 में नए लॉ आ गए, जो शॉर्ट में हम बोलते हैं सेबी ICDR रेगुलेशंस 2018। एक्चुअली ये जो रेगुलेशंस हैं, ये अगर आप इक्विटी शेयर्स का पब्लिक इशू ला रहे हैं तब भी लगते हैं, अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट का, डेट में कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, उसका पब्लिक इशू ला रहे हैं, फिर इसकी लिस्टिंग करानी है। कन्वर्टिबल में बहुत पार्टली कन्वर्टिबल एज वेल एज फुल्ली कन्वर्टिबल, उसका पब्लिक इशू ला रहे हैं तब भी ये लॉ अप्लाई होता है। पब्लिक इशू ला रहे हैं, देन आफ्टर दैट लिस्टिंग, पब्लिक इशू आप जानते हैं, लिस्टिंग इज मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड देन लिस्टिंग। अच्छा एक और चीज, इसी पेपर का जो पहला चैप्टर था इक्विटी से रिलेटेड, जो सबसे पहला चैप्टर था, उस चैप्टर में सेबी ICDR रेगुलेशन बहुत डिटेल में आपने पढ़े, ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर। एंड वहां पे स्टार्टिंग में आपको याद होगा एक टर्म बार बार हम यूज करते, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इफ यू रिमेंबर। अब वहां स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब बताया था इक्विटी शेयर्स प्लस कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, याद है? इक्विटी शेयर्स पर कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इक्विटी शेयर्स पर भी लगेगा, कन्वर्टिबल डेट, दोनों पे लगेगा। अच्छा इक्विटी शेयर रिलेटेड डिटेल में हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट कर लिया था, कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट पे भी लगेगा। तो कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट पे जो प्रोविजन एक्चुअली क्या है, वहां जब हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था, तो इक्विटी के साथ साथ बहुत सारे प्रोविजन जो इक्विटी पे लगते हैं, वैसे ही कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के भी पब्लिक इश्यूज की लिस्टिंग पे लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे प्रोविजन हम इक्विटी शेयर के टॉपिक के साथ ही हम पढ़ चुके हैं, विच आर ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द पब्लिक इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, वेदर फुल्ली कन्वर्टिबल और पार्टली कन्वर्टिबल, एंड द लिस्टिंग ऑफ द कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, वो हम साथ साथ ही ऑलरेडी उस चैप्टर में पढ़ चुके। लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे होंगे जो सिर्फ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के ही पब्लिक इश्यूज की लिस्टिंग पे अप्लाई होंगे, वो इक्विटी पे अप्लाई नहीं होंगे। तो वो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रॉम द दिस लॉ सेबी ICDR रेगुलेशन 280। इट मीन दैट अगर कंप्लीट लॉ अगर हम देखें, अगर एक कंपनी पब्लिक इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर लेके आती है, या फुल्ली कन्वर्टिबल या पार्टली कन्वर्टिबल, और उसकी फिर लिस्टिंग करानी है, तो उस केस में बहुत सारे प्रोविजन तो वही सेम लगेंगे, 100% नहीं, इक्विटी वाले सारे नहीं, कुछ प्रोविजन इक्विटी वाले इस पर नहीं, वो सिर्फ इक्विटी के लिए। इसको समझो कि सेबी ICDR रेगुलेशन के अंदर जो प्रोविजन को 3 तरीके से डिवाइड, ये चीज मैंने वहां भी बताई हो कहीं ना कहीं पहले चैप्टर में। कुछ प्रोविजन जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इक्विटी के लिए हैं, कुछ प्रोविजन दोनों के लिए कॉमन है, इक्विटी एज वेल कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, और कुछ प्रोविजन जो ओनली फॉर कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब जो इक्विटी वाले प्रोविजन, तो जो सिर्फ इक्विटी, वो तो आप पढ़ चुके, जो कॉमन है वो भी पढ़ चुके, लेकिन जो कॉमन वाले हैं वो खाली इक्विटी पे थोड़ी लग रहे हैं, इक्विटी के साथ साथ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट पे भी लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, कन्वर्टिबल डेट, उसकी लिस्टिंग करा रही है, तो उस केस में जो कॉमन प्रोविजन आपने पढ़े थे इक्विटी के साथ, वो यहां भी लगेंगे, और एडिशनल जो प्रोविजन थर्ड पार्ट था जो ओनली फॉर कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, वो भी लगेंगे। तो यहां इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि जो प्रोविजन एक्स्ट्रा है
जो हमने इक्विटी के साथ कॉमन प्रोविजन जो थे तो पढ़ लिए, कॉमन तो पढ़ लिए, लेकिन जो प्रोविजन सिर्फ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के पब्लिक इशू और उसके लिस्टिंग पे अप्लाई होते हैं, वो वाले प्रोविजन हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अंडर दिस हेडिंग सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। इट मीन इसका मतलब जब हम पढ़ेंगे तो इसका जितने प्रोविजन मैं यहाँ पढ़ाऊंगा सिर्फ वही लॉ नहीं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज इसलिए बताएंगे, बाकी कॉमन चीजें तो आप ऑलरेडी इक्विटी शेयर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो कॉमन प्रोविजन दोनों के लिए हैं, ठीक है। इसे देखा हम बार बार टर्म आता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजन कॉमन ही है। कुछ प्रोविजन आप कहते जैसे वहां पे आपको याद होगा कंसेप्ट आता आईपीओ ग्रेडिंग। आईपीओ ग्रेडिंग जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे है, वो भी आईपीओ में, एफपीओ में भी नहीं, याद है, वो ऑप्शनल है, वो ठीक अलग बात है। अच्छा वैसे यहाँ मैं बताऊँ जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट नाम से क्रेडिट लेंडिंग बोरिंग, तो ये आपको इक्विटी शेयर में तो नहीं आएगा। तो इसका तो ये जो क्रेडिट रेटिंग कंसेप्ट मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ये सिर्फ किसके लिए, कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए, या डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना ये सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ चीजें नेचर अलग अलग है, वो इक्विटी है डेट है, यहाँ पे कुछ चीजें एक्सक्लूसिव जो सिर्फ इस पे लगेंगे कन्वर्टिबल डेट वो मैं पढ़ाऊंगा, और जो कॉमन है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अलॉन्ग विद इक्विटी, और उसके साथ हमने वो भी पढ़ा था जो ओनली फॉर इक्विटी। वहां दो तरह की चीज पढ़ती, ओनली फॉर इक्विटी एंड इक्विटी प्लस कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो कॉमन वाला मैं दोबारा पढ़ाने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन जो कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट पे एक्सक्लूसिवली प्रोविजन रखते हैं जो ओनली फॉर कन्वर्टिबल, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखा जाए हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ डेट मार्केट, तो ऑब्वियसली उसमें ये भी कंसेप्ट आएगा एंड ये भी एक लॉ लगेगा। इसका था कभी भी कोई कंपनी अगर पब्लिक इशू ला रही किसका, कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट का, मेरा फुल्ली कन्वर्टिबल पार्टी एंड उसकी लिस्टिंग करानी है, इन दैट केस दिस लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ये अप्लाई कैसे होता है मैंने बताया, कुछ प्रोविजन कॉमन जो इक्विटी पे वही सेम, कुछ प्रोविजन कुछ इक्विटी के लिए एक्सक्लूसिव है और कुछ अलग से और हैं जो सिर्फ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग इन द लीगल फ्रेमवर्क। So, in the topic legal framework governing the debt securities, इसमें the first thing in the legal framework, that is the Companies Act 2013 and rules, that is section 71 of Companies Act, and rules is rule number 18 of Companies Share Capital Debenture Rules 2014. Second, that is the in the context of legal framework governing the debt securities, that is the SEBI ICDR regulations 2018, that is in the context of the convertible debt security public issue and listing of कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज। अगर एक कंपनी कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी का पब्लिक इशू लाती है, उसकी लिस्टिंग कराती है, whether it's a fully convertible or optionally convertible, then in that case it is governed by the provisions of SEBI ICDR regulation 2018. Now coming to third thing in the legal framework governing the debt securities, that is the SEBI issue and listing of non-convertible securities regulations 2021. Regulations 2021. Regulation 2021. SEBI issue and listing of non-convertible security regulations 2021. See, यहाँ पे जो नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी जो टर्म आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती है, बट द मेन टू थिंग्स आर देयर, दैट इज द नॉन कन्वर्टिबल debt security, that is debentures, bonds and all that, and second is non-convertible redeemable preference shares. और भी चीज आती है, but these are the main things covered in non-convertible securities. तो अगर एक कंपनी लेट्स से एक्स लिमिटेड नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज का, दैट इज ए पार्ट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का,
पब्लिक इशू लाती है और फिर लिस्टिंग कराती है, then it will be governed by the provisions of this law, SEBI issue and listing of non-convertible security regulation 2021. It means if a company comes out with the public issue, किसी का public issue of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference share, both are part of non-convertible security, and wants to get it listed on the recognized stock exchange, obviously आप public issue ला listing कराना mandatory है, then public issue लाना नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी का या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, बोथ आर पार्ट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, देन इट विल गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021. एक्चुअली पहले अगर एक कंपनी पब्लिक इशू इसका लाती है लिस्टिंग, इसका नॉन करंट डेट सिक्योरिटी का, तो पहले इसके लिए एक लॉ हुआ करता था, सेबी issue and listing of debt securities regulations 2008. और एक कंपनी अगर नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस का पब्लिक इशू करा लाके और लिस्टिंग करा जाती है, उसके लिए एक लॉ होता था सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013. अभी रिसेंटली क्या हुआ कि साहब ये दोनों रेगुलेशन ये दोनों एबॉलिश हो गए. One was in the context of the non-convertible debt security issue and listing of debt security, and debt security का तो non-convertible था, and second is SEBI issue and listing of non-convertible redeemable regulation 2013. ये दोनों लॉ सेबी ने abolish कर दिए रिसेंटली, और इन दोनों लॉ के प्रोविजन कंबाइन करके एक नया रेगुलेशन बना दिया है, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021. ठीक है, जो कि आप चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. चैप्टर 6 में, इसी पेपर के चैप्टर 6 में ऑलरेडी ये लॉ बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021. इसमें नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी कुछ चीजें और भी आती हैं इन एडिशन टू दीज टू, बट मेन ये दो चीजें हैं. इसके अलावा और भी चीजें कवर होती है इन द टर्म नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी. ये सब हम चैप्टर 6 में जब ये लॉ पूरा पढ़ा था वहां मैं बता चुका हूँ. इनमें पहले इसके लिए अलग लॉ था, इसके लिए अलग लॉ था, अब वो सब एबॉलिश कर दिया. उसकी जगह कंबाइन लॉ सेबी ने कौन सा बना दिया, और कंबाइन लॉ में जो नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी टर्म यूज किया है, दैट कवर्स दिस, दैट आल्सो कवर्स इन एडिशन टू दीज टू, कुछ और भी चीजें कवर करते हैं जो हम चैप्टर 6 में डिटेल में आपने पढ़ा है. इट मीन्स एक कंपनी आज के दिन जब लॉ बदलने के बाद क्या पोजिशन है, अगर एक कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी लाइक नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर बॉन्ड समथिंग लाइक दैट, या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू लाना चाहती है और फिर उसकी लिस्टिंग कराएगी ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, इट मे इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021. फर्दर एक चीज बात, अगर एक कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टिबल का प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है, नॉट पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, और फिर उसकी लिस्टिंग कराना चाहती है, अच्छा ऐसे केस में लिस्टिंग ऑप्शनल होगा, आप कराना चाहिए कराइए नहीं चाहिए, लेकिन अगर कराना चाहते हैं देन अगेन इट विल गवर्न बाय दिस लॉ. इट मीन्स अगेन यही लॉ लगी है, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021. इट मीन अगर एक कंपनी नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज दैट इंक्लूड्स नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज लाइक नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर बॉन्ड्स एंड ऑल दैट इंक्लूड्स नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर इनका पब्लिक इशू लाना चाहती है एंड उसका लिस्टिंग देखो मैंडेटरी होगा, या प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है और फिर लिस्टिंग ऑप्शन है, कराना कराई नहीं कराना चाहिए. अगर आप लिस्टिंग कराते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद अगर आप कराना चाहते हैं अगेन ये लॉ लगेगा. तो ये लॉ तो मैं पढ़ता हूं, मैंने पूरा समझा दिया. द थर्ड थिंग इन द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द डेट सिक्योरिटी इज सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021. दीज रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू व्हाट, पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, दोनों के लिए. किसका पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दोनों में लिख दिया है. And listing thereof on a recognized stock exchange, listing thereof on a recognized stock exchange. Is that clear? And listing thereof on a recognized stock exchange. तो ये मैंने पूरा समझा. This is the third thing in the legal framework governing the debt security, legal framework governing the debt security. Now coming to fourth thing regarding the legal framework governing the debt security. SEBI LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, जो आप चैप्टर 15 में पढ़ते हैं, जो चैप्टर 13 में पढ़ते हैं, जो इस पेपर के पार्ट 2 में है. एंड पार्ट 2 में पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13
लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेज, एंड वहां पे ये लॉ पढ़ते हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 215, चैप्टर नंबर 13 ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, जो पार्ट 2 में पहला चैप्टर है, पार्ट 2 ऑफ दिस पेपर, ये पेपर के दो पार्ट आ जानते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 2 ऑफ दिस पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग का, उसमें आप ये लॉ पढ़ते हैं अंडर द चैप्टर 13 लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन पूरी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें एक चैप्टर है चैप्टर 5, ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और चैप्टर 5 में जो रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस 49 टू 62। चैप्टर 5 जब स्टार्ट होता है रेगुलेशन 49 टू 62, जो पहला रेगुलेशन 14 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर एक लिस्टेड एंटिटी है, लेट्स से एक्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, एंड इसने अगर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, दैट मे बी नॉन कन्वर्ट डिवेंचर, नॉन कन्वर्ट बॉन्ड्स एंड ऑब्लिक और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, इसका लिस्टिंग कराई है, एंड ऑब्लिक और दोनों की कराई है, और का मतलब ईदर द टू, या तो दोनों की हमने लिस्टिंग कराई है, नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी एज वेल एज नॉन कन्वर्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस है, तो एंड हो जाएगा, दोनों में से एक की कराई है तो और हो जाएगा। तो उस केस में क्या करें, लिस्टिंग, पब्लिक इशू लाके या प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे भी आपने, चाहे पब्लिक इशू लाया हो और या प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू में लिस्टिंग मैंडेटरी होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑप्शनल होता है, यू ऑल नो दैट। प्राइवेट पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट लाके उससे क्या करें, लिस्टिंग, कहां पे, ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, जब आपने पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, पब्लिक इशू में तो मैंडेटरी होता है लिस्टिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आपने लिस्टिंग कराई है, तो कैसे कराई होगी, इन अकॉर्डिंग विद विच लॉ, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2021, जो अभी थर्ड थिंग हमने पढ़ा था इन द लीगल फ्रेमवर्क। तो अगर कंपनी ने इस लॉ को कंप्लाई करते हुए नॉन कन्वर्टेड डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेड रिडीमेबल प्रेफरेंस या दोनों का पब्लिक इशू लाया फिर लिस्टिंग कराई, या प्राइवेट प्लेसमेंट लाया फिर लिस्टिंग कराई, तो रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, ये तो आप पब्लिक इशू और लिस्टिंग करने के लिए, पब्लिक इशू लाने के लिए और एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग आपने इस लॉ को फॉलो करते हुए पब्लिक इशू लाई या प्राइवेट प्लेसमेंट किया और लिस्टिंग कराई। लेकिन वंस द कंपनी गेट लिस्टेड इन अकॉर्डिंग विद दिस लॉ, किसी की लिस्टिंग कराई, नॉन कन्वर्टेड डेट सिक्योरिटी की या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस या दोनों की, और एंड ठीक है। अब उसके बाद बिटवीन द कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज जो एक रिलेशनशिप बन गया कि साहब स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी लिस्टिंग कर दी, आपकी नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी की या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस की, तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन गया। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप गवर्न होने के इनके बीच में लिस्टिंग एग्रीमेंट बनेगा, एंड ऐसे केसेस में लिस्टिंग एग्रीमेंट लॉ बोलता है कि उस केस में द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज, दैट कंपनी विच हैड गॉट इट लिस्टेड नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस और बोथ in on the stock exchange in accordance with this law, that now the legal relationship contract दोनों के बीच में legal agreement को listing and बोलता है, it will governed by the provisions of regulation 49 to 62 as given under chapter 5 of SEBI LODR regulation। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कंपनी नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी की या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस की या दोनों की पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट करके इसके लिस्टिंग कराती है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसे केस में लिस्टिंग कराती है, ऐसे केस में तो पब्लिक इशू लिस्टिंग कराते समय तो आपने ये लॉ फॉलो किया, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021, जो कि थर्ड पार्ट था, थर्ड थिंग था इन द लीगल फ्रेमवर्क, जो ऑलरेडी मैंने बताया। लेकिन एक बार लिस्टेड हो गए उसके बाद कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप गवर्न होगा बाय द प्रोविजंस, जो लिस्टिंग एग्रीमेंट बनेगा बाय द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 दैट इज रेगुलेशन 49 to 62 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो क्या ये भी आपका एक लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है, लेकिन कभी लिस्टिंग कराने के बाद, तो जब तक आप पब्लिक इशू लिस्टिंग करा रहे हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट का लिस्टिंग करा रहे हैं, नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो कैसे करा रहे हैं, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, जो कि थर्ड थिंग इन द लीगल फ्रेमवर्क था, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। लेकिन ये लॉ हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ये लॉ हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में कवर कर चुके हैं डिटेल में, एंड ये लॉ आपका रेफरेंस दे दिया कि साहब ये भी एक लीगल फ्रेमवर्क है पर्टेनिंग टू पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अब आपने ले आए, लिस्टिंग करा ली इस लॉ के अकॉर्डिंगली, उसके बाद कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप रेगुलेट होगा इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 दैट इज रेगुलेशन 49 to 62 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। ये चीज, इसका मतलब देखिए, जब आप पब्लिक इशू और लिस्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक इशू कर रहे हैं और लिस्टिंग करा रहे हैं, किस चीज का, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी एंड ऑब्लिक और नॉन कन्वर्टेड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर,
तो ये लॉ लग रहा है, ये आप ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं एंड डिटेल में, इसलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने खाली बता दिया कि ये भी लॉ यहाँ पे लगता है, ठीक है। अच्छा, एक बार आपने लिस्टिंग करा ली नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी की या नॉन कन्वर्ट रेडीमेड प्रेफरेंस शेयर की या दोनों की, उसके बाद कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज का जो कॉन्ट्रेक्चुअली रेगुलेट कैसे होगा, बाय द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस 49 to 62, दैट इज चैप्टर 5 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। ये भी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये हम चैप्टर 13 जो आपका पार्ट 2 ऑफ द पेपर का पहला चैप्टर है लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, वहां आप पढ़ेंगे एंड वहां पे ये वाले रेगुलेशन भी पढ़ेंगे, मतलब और भी रेगुलेशन पढ़ेंगे बट ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, वहीं पे यहाँ। लेकिन यहाँ बता दिया ये भी लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है, ये भी बता दिया अभी एक लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो देखिए सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 215, तो पूरा एलओडीआर की बात नहीं कर रहे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट सिक्योरिटी, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग डेट सिक्योरिटी, सिर्फ चैप्टर 5 रेगुलेशन 49 to 62। जब आप चैप्टर 13 ऑफ दिस पेपर पढ़ोगे लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पार्ट 2 ऑफ द पेपर, तो वहां पे पहले मैं और रेगुलेशन पढ़ाऊंगा वहां पे, फिर रेगुलेशन 49 to 62 लास्ट में देंगे चैप्टर 5 के, एंड वहां पे आप बताएंगे, वहां भी बताऊंगा कि ये जो रेगुलेशन कब लगेंगे, अगर एक कंपनी ने अपनी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टिबल रेडीमेड प्रेफरेंस या दोनों की लिस्टिंग कराई है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन कंप्लायंस विद दिस लॉ, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। अब उसके बाद उसको ये रेगुलेशन फॉलो करने थे, ये बात हम वहां ही बताते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूं यहाँ पे, सेबी एलओडीआर फोर्थ थिंग इन द लीगल फ्रेमवर्क, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 that is regulation 49 to 62 of SEBI LODR regulation 2015 shall apply only to a listed entity which has listed is non-convertible debt security and oblique or non-convert redeemable preference share on a recognized stock exchange in accordance with which law, SEBI issue and listing of non-convertible security regulation 2021 and these provisions regulate the relationship between company and बता था ये जब आप पब्लिक इशू ला रहे हैं लिस्टिंग कराना है तो वो किसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ। और उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन वो गवर्न होगा, कैसे होगा, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 दैट इज रेगुलेशन 49 to 62 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। इसका तो ये वाला जो पब्लिक इशू और लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी दैट इंक्लूड्स दीज टू एंड और सम अदर थिंग्स आल्सो, मेनली दीज टू थिंग, नॉन कन्वर्टेड सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेड है, ये आप चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, एक बार आपने पब्लिक इशू करा के लिस्टिंग करा ली, उसके बाद जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन गवर्न करने के लिए चैप्टर 5 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन जो लगेगा वो भी आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये आप चैप्टर 13 ऑफ दिस पेपर जो पार्ट 2 ऑफ द पेपर है लिस्टिंग इंडियन स्टॉक वहां पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सब बता दिया कि सब ये लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है, गवर्निंग द डेट सिक्योरिटी, गवर्निंग द डेट सिक्योरिटी। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग इन द लीगल फ्रेमवर्क, आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस देखिए क्या चीज, जो आरबीआई गाइडलाइंस हैं ये क्या कहती हैं, देखिए आपको द आरबीआई गाइडलाइंस, इट सेज दैट आरबीआई गाइडलाइंस कुछ बनी हुई जो कि बैंक्स को अलाउ करती हैं the banks may issue certain non-equity instruments और उसकी लिस्टिंग करा सकते हैं। नॉन इक्विटी में बेसिकली डेट, उसमें मेनली दो चीजें आपकी, वन इज परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव preference shares and second is APCNCPS and second is innovative perpetual debt instruments, perpetual debt instruments PDI. There are two types of non-equity instrument, basically debt instrument which can be issued by the banks as allowed by the RBI guidelines, perpetual non-cumulative preference shares and perpetual debt instruments. ये इसको भी प्रेफरेंस बोल रहे हैं, देखिए पता है प्रेफरेंस हाइब्रिड है, इसमें डेट का भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए देखो डेट वाले प्रोविजंस पे भी अप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो
जब आपने चैप्टर 6 पढ़ा था, अच्छा ये तो ना आरबीआई ने अलाउ कर रखा अपनी गाइडलाइंस पे कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है? इफ यू रिमेंबर जब आपने चैप्टर 6 पढ़ा था नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसी चैप्टर के लास्ट में, एकदम लास्ट में जहां चैप्टर खत्म हो रहा है, आप अगर ध्यान से उतरेगा तो दोबारा चैप्टर आप देखिएगा, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस का जो चैप्टर 6 है उसमें लास्ट में देखना एक बात लिखी हुई है कि साहब जो सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट क्लोजर रेगुलेशन 2013 के जो प्रोविजन है वो इन इंस्ट्रूमेंट्स पर भी अप्लाई होंगे। और जैसे वो आपको नॉन कन्वर्टेड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं, फिर उसकी लिस्टिंग होती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट लॉ मेड बाय सेबी विद इन ब्रैकेट इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रेगुलेशन 2013, सेम लॉ अगर बैंक ये इशू करते हैं उसकी लिस्टिंग, उन पे भी सेम लॉ लगेगा। अच्छा ये तो थे कि साहब इशू और लिस्टिंग तक जो नॉन कन्वर्टेड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे लग रहा है सेम इन पे भी लगेगा। अच्छा एक बार आप लिस्ट हो गए उसके बाद आपके स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, अगेन अभी मैंने बताया था, अभी बताया था क्या जो चैप्टर 5 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 कंटेनिंग रेगुलेशन 49 to 62, क्या वो प्रोविजन जैसे कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी के ऊपर रखता है आफ्टर लिस्टिंग, क्या सेम प्रोविजन किस पे लगता है? नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली और जो लगता है, और वहीं एक बात और लिखी हुई है कि नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे लगता है तो साथ में इन पे भी लगता है, इन पे भी लगता है। ये शायद मैंने वहां बताना मैं भूल गया था, लेकिन इसका मतलब इफेक्टिवली देखा जाए रेगुलेशन 49 to 62 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशंस, ये 3 कॉन्टेक्स्ट में लग गया। नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज 1, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2, तीसरा ये मैं ऊपर लिखा है परपेचुअल नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक्स। ये तीनों पे लग गया, ये तीनों पे लग गया। नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड पार्टिसिपेटिंग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक। मतलब अच्छा अब देखो मतलब नेट इफेक्ट क्या हुआ, अगर एक कंपनी इसका पब्लिक इशू लाती है, लिस्टिंग कराती है नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी का, तो कौन से लॉ के अकॉर्डिंगली? सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, जो बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेबी ILDS इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008। अगर आप इसका और इनका पब्लिक इशू का लिस्टिंग, इन दोनों केस में भी बताया था, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है, इन दोनों केस में पब्लिक इशू लिस्टिंग कराने तक कौन सा लॉ लगेगा? सेबी विद इन ब्रैकेट इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ब्रैकेट क्लोजर रेगुलेशन 2013। मतलब इन दोनों के पब्लिक इशू लिस्टिंग के लिए सेम लॉ है, सेबी विद इन ब्रैकेट इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रेगुलेशन 2013, सेम लॉ। मैंने बताया ये पढ़ने के बाद लास्ट में साहब वो लॉ इस पर भी लगेगा, ठीक है। और एक बार लिस्टिंग देखिए, पब्लिक इशू लिस्टिंग के लिए इसके लिए लॉ अलग है, NCDS के लिए इन दोनों के लिए सेम है। और एक बार लिस्टिंग हो गई उसके बाद कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच रिलेशनशिप जो रेगुलेट होगा बाय द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 49 to 62 ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन, वो तीनों केस में सेम है। NCDS में भी सेम है, NCRPS में, ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक, ये सब के लिए प्रोविजन सेम है आफ्टर द पब्लिक इशू एंड द लिस्टिंग। तो ये बहुत सारी चीजें, तो मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया, लेकिन साथ में आपको समझ आना चाहिए कि साहब ये कहां से बात कहां से लिंक हो रही है। तो जो बातें सुन तो लेते हैं बट क्वेश्चन रिलेट नहीं कर पाते कौन सी बात कैसे लिंक हो रही है, तो मैंने सारा रिलेट कर बता दिया। एंड ओवरऑल दिस आर लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द डेट सिक्योरिटी। पहला कंपनीज एक्ट, दूसरा सेबी ICDR रेगुलेशन, तीसरा सेबी ILDS इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, चौथा सेबी LODR रेगुलेशन 2015, लास्ट ईयर RBI गाइडलाइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये ओवरऑल 5 चीज हो गई रिगार्डिंग द लीगल फ्रेमवर्क। उन 5 में हम ब्रीफली थोड़ा सा कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर। फिर हम 2 कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक इशू एंड उसकी लिस्टिंग, उसके बारे में जो एडिशनल प्रोविजन है जो इक्विटी के साथ कवर नहीं हुआ था, जो सिर्फ डेट पे लगता है नो कन्वर्टिबल पे, वो हम पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, सबसे ज्यादा डिटेल में हम ये पढ़ेंगे। यही आपका सिलेबस का पार्ट है इस चैप्टर के अंदर।
बाकी एलओडीआर रेगुलेशन हम चैप्टर 13 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आरबीआई गाइडलाइन से रिलेटेड जो बात करें उनके ऑलरेडी इन्हीं के साथ कवर, अलग से कुछ लॉ नहीं है। बता था या तो चैप्टर 6 में एनसीआरपीएस के साथ कवर हो गया, और चैप्टर 13 में रेगुलेशन 4962 वो भी उस पर अप्लाई होता है। तो अभी एक एक करके पहले हम बात करते हैं एक छोटा सा, इसके सामने एक इंट्रोडक्शन ऑफ द पहला ये जो चैप्टर डेट मार्केट पहले लेटेस्ट स्टार्ट किया, तो इसमें पहले जो डेट मार्केट क्या है उसका इंट्रोडक्शन, उसका लीगल फ्रेमवर्क डेट सिक्योरिटी का हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं एक पोर्शन, एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसी चैप्टर में, डिवेंचर्स। यू नो डिवेंचर इज वन ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट एंड वेरी फेमस एंड प्रोमिनेंट डेट इंस्ट्रूमेंट। तो हम उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, वैसे डिवेंचर में मुझे कुछ खास बताने का है नहीं, बट फिर भी देखिए, अब सब जानते हैं, कंपनी जैक्ट में सब पढ़ते हैं, कंपनी लॉ के पेपर में। आप डिवेंचर, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस अ डेट इंस्ट्रूमेंट। And it defined in Companies Act section 2 clause 30. कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 clause 30। यहां पे डेफिनेशन देगी डिवेंचर की। से दैट डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट evidencing a debt and whether constituting a charge on the assets of the company or not। ये क्या मतलब? देखिए, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक। अगर आपको याद हो, जब शेयर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बोलते हैं शेयर इंक्लूड द स्टॉक। याद है? शेयर इंक्लूड द स्टॉक। इट मीन्स शेयर के साथ मतलब शेयर में स्टॉक इंक्लूडेड है। इफ यू रिमेंबर, स्टॉक और शेयर दोनों माइलेस दोनों मतलब शेयर इंक्लूड स्टॉक, जो प्रोविजन शेयर में स्टॉक पे, लेकिन कुछ चीजों में डिफरेंस है। याद है? शेयर आपको नंबर में होता है, 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर। स्टॉक अमाउंट में होता है, 10 रुपीज स्टॉक, 20 रुपीज स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का फ्रैक्शन में होता है, हम 10 रुपीज स्टॉक, हाफ स्टॉक 5 रुपए हो गए, लेकिन शेयर का फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है? तो ये कंपनीज आर अलाउड टू डायरेक्टली इशू द शेयर्स, बट कंपनीज आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली इशू द स्टॉक। हाँ, फुल्ली पेड शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डिफरेंस शेयर स्टॉक में है वहां लिखा शेयर इंक्लूड स्टॉक, तो कुछ कुछ डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो वैसे ही डिवेंचर इंक्लूड द स्टॉक। लेकिन खाली स्टॉक बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, हम कौन से स्टॉक की बात करें, शेयर वाला या डिवेंचर वाला। इसलिए साथ में डिवेंचर वर्ड साथ में लगा दिया। यहां भी सेम, डिवेंचर नंबर में होता है, 1 डिवेंचर, 2 डिवेंचर, 5 डिवेंचर। डिवेंचर स्टॉक अमाउंट में 10 रुपी, 20 रुपी, 30। फ्रैक्शन ऑफ द डिवेंचर स्टॉक इज पॉसिबल, फ्रैक्शन ऑफ द डिवेंचर इज नॉट पॉसिबल। Companies are allowed to directly issue debenture, but companies are not allowed to directly issue the debenture stock. Only fully paid debenture can be converted in debenture stock. तो जो डिफरेंस शेयर स्टॉक के बीच में, वैसे डिफरेंस यहाँ बाकी, क्योंकि डिवेंचर इंक्लूड द डिवेंचर स्टॉक, जो प्रोविजन इस पे लगेंगे वो इस पे लगेंगे। फिर बोला डिवेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बॉन्ड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ डिवेंचर। इसका तब कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर देखें, बॉन्ड्स के लिए अलग से कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो जब इंडस्ट्री में कंपनी बॉन्ड्स के फॉर्म में फंड रेजिंग करती है, डेट इशू रेज करती है, तो देखा जाए लीगल फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट में वही डिवेंचर वाला ही अप्लाई होता है। तो डिवेंचर की डेफिनेशन में क्या लिखा? डिवेंचर इंक्लूड्स द, इट मींस द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट व्हिच अप्लाइज ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर, द सेम प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विल आल्सो अप्लाई ऑन द इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड इट विल गवर्न बाय द सेम लीगल फ्रेमवर्क, बिकॉज डिवेंचर की डेफिनेशन में बॉन्ड्स कवर्ड है। इसके अलावा और भी कोई इंस्ट्रूमेंट, लेकिन डेट नेचर का होना चाहिए, इक्विटी नेचर का होना चाहिए। एविडेंसिंग डेट मतलब जिसके थ्रू आप बोरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप बोरिंग कर रहे हैं, वो सब डिवेंचर में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स, मतलब क्या है? चार्ज हो भी, चार्ज मीन सिक्योरिटी। अच्छा, एक चीज बताइए, एक कंपनी अगर सिक्योर डिवेंचर इशू करेगी तो क्या कंपनी अपनी किसी न किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी इन फेवर ऑफ डिवेंचर होल्डर? वहां चार्ज हो गया। लेकिन अगर अनसिक्योर डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी कोई चार्ज क्रिएट नहीं करे। वो लिखा हो ना, वेदर कॉन्स्टिट्यूट चार्ज। चार्ज किस पे होगा? हमेशा चार्ज कौन क्रिएट करता है? बोरोवर। किसके फेवर में? लेंडर। किस चीज पे? बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ बोरोवर कौन है? कंपनी। तो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज, तो वेदर कॉन्स्टिट्यूट चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स और नॉट, तो वो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। चार्ज कब होगा? जब सिक्योर डिवेंचर है। कब नहीं होगा? जब वो अनसिक्योर। ये सब चीजें वैसे आप सब जानते हैं, सब आप कंपनी लोग वगैरह में डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्सल में बोल सकते हैं डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी
ये एक्नॉलेज करती है टू द अदर पर्सन जिसको डिवेंचर इशू किया, जो डिवेंचर होल्डर, कि दैट वी आर योर बेसिकली वी आर इंडेटेड टू यू, यू आर आवर क्रेडिटर, आप हमारे क्रेडिटर हैं, हम आपके इंडेटेड हैं, हम आपके कर्जदार हैं और आप हमारे क्रेडिटर। अच्छा, वैसे डिवेंचर को बोलते हैं डिवेंचर होल्डर इज वन ऑफ द क्रेडिटर्स, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्रेडिटर। तो दैट इज नर्सरी में बोलते हैं डिवेंचर इज डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ कंपनी एक्नॉलेजेस अ डेट, कंपनी एक्सेप्ट करती है कि हमने कर्जा लिया हुआ है टू द अदर पर्सन एंड वी आर इंडेटेड टू यू एंड यू आर आवर क्रेडिटर, आप हमारे क्रेडिटर हैं, हम आपके इंडेटेड हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंपनी एक्नॉलेज करती है। फिर आपको देखा फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ डिवेंचर, ये आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ खास बात नहीं है। वैसे मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, अ डिवेंचर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट लाइक अ शेयर सर्टिफिकेट इशूड अंडर द कॉमन सील इफ एनी ऑफ द कंपनी। आप जानते हैं कॉमन सील होना मैंडेटरी नहीं है। अगर कंपनी कॉमन सील है तो जैसे शेयर का शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, अगर फिजिकल मोड में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो होगा नहीं, और फिजिकल मोड में जैसे शेयर का शेयर सर्टिफिकेट, ऐसे डिवेंचर का डिवेंचर सर्टिफिकेट फिजिकल मोड में, और उस पर कॉमन सील भी लगी रहेगी अगर कंपनी कॉमन सील है तो, बिकॉज यू नो दैट कंसेप्ट ऑफ कॉमन सील अब ऑप्शनल हो गया, मैंडेटरी नहीं है। द सर्टिफिकेट, दिस जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होगा, इज एन एक्नॉलेजमेंट बाय द कंपनी ऑफ इंडेटनेस। वही बता ना, इस सर्टिफिकेट की तो कंपनी ये एक्नॉलेज कर रही है, मान रही है, एक्सेप्ट करे कि हम आपके इंडेटेड हैं और आप हमारे क्रेडिटर हैं। अ डिवेंचर यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सम एट स्पेसिफाइड डेट। क्या रिडम्पशन कंसेप्ट होता है कि साहब इतने टाइम के बाद, यूजुअली इसलिए लिखा कि साहब अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर है और फ्यूचर में हम उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम देखा जाए कोई सम पे नहीं है, लेकिन नॉन कन्वर्टिबल है तो क्या होगा, उस केस में 5 साल मान लीजिए 5 ईयर्स रिडीमेबल डिवेंचर है तो 5 साल का क्या होगा, हमें प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है डिवेंचर यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट इंटरेस्ट अंटिल द प्रिंसिपल सम इज पेड बैक। अच्छा, जब तक हम रिडम्पशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं करते, क्या बीच में इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, ये सुनो। लेकिन अगेन नॉर्मली इंटरेस्ट फिक्स होता है, लेकिन आजकल बता रहा मैंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बहुत सारे डिवेंचर इशू हो रहे हैं, तो उसमें कई बार कंडीशन होता है कि साहब ये कंडीशन फुलफिल होगी, ऐसा होगा तो हम ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो कम पे करेंगे, कई बार नहीं भी पे करेंगे। इसे लिखा हुआ है कि जनरली जब तक प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होता, रीपे या रिडम्पशन नहीं होता, एक ही बता, रिडम्पशन और डिवेंचर या प्रिंसिपल अमाउंट को हम रीपे कर रहे हैं डेट का, एंड जब तक नहीं होता तब तक नॉर्मली हम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन अगेन इट इज नॉट नेसेसरी, अगर मान लिया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंटीजेंसी, वो कंटीजेंसी हुई तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी पे हो सकता है। कंपनी कभी भी कोई ऐसा डिवेंचर इशू नहीं करेंगे विच इज कैरिंग द वोटिंग राइट्स। यू नो दैट डिवेंचर होल्डर्स दे डोंट गेट द वोटिंग राइट, तो कंपनी कांट इशू द डिवेंचर कैरिंग द वोटिंग राइट्स। फिर किसी ने अगर कंपनी के साथ सिर्फ ये सेक्शन 71 के प्रोविजन कोड कर रखे हैं, मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, someone A has agreed with the company to purchase the debenture of the company and pay for the same। मान लीजिए A ने कंपनी के साथ एग्री किया कि मुझे कंपनी के डिवेंचर लूंगा और मैं पे करूंगा, अब ये मना कर रहा है, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने पहले कंपनी के साथ एग्री किया कि सर आई विल परचेज डिवेंचर पे फॉर सेम, डोंट डू, नाउ ही रिफ्यूजिंग, इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में यू नो दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो किसको रेमेडी मिल लीजिए, कंपनी को। तो रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पड़ता है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में लॉ बोलता है ये कंपनी चाहे तो कोर्ट में जा सकती है एंड इट कैन आस्क द कोर्ट, रिक्वेस्ट द कोर्ट कि आप इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पास करें। मतलब ही शुड बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट दैट ही विल हैव टू परचेज एंड पे फॉर द सेम एज एग्रीड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्री किया था, वो करना पड़ेगा। ऐसा करवाने के लिए मतलब आप रेमेडी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की भी क्लेम कर सकते हैं कंपनी अगेंस्ट द अदर पर्सन वो एग्रीड टू परचेज डिवेंचर पे फॉर सेम। एंड क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ सब अपने एग्जीक्यूटिव में अगर पढ़ा है, तो स्पेसिफिक रिलीफ हर जगह अलाउड नहीं होती, लेकिन इस केस में अलाउड है। तो किसी ने एग्री किया और पे करने के लिए एग्री किया कि मैं डिवेंचर खरीदूंगा, पे करूंगा, और बाद में मना कर रहा है, तो कंपनी उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकती है। फिर आपको एक देखा टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ये कुछ नहीं सब आप जानते हैं, बट फिर भी देखिए मैं ब्रीफली बता देता हूं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर का जो क्लासिफिकेशन हम कई एंगल से ले रहे हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन डिवेंचर ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के आधार पे। जब सिक्योरिटी के आधार पे आप क्लासिफिकेशन करें तो डिवेंचर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मैं बोलता हूं सर एक ही चीज क्लास कई बार कर सकते हैं बाय चेंजिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस सिक्योरिटी तो कह सकते हैं वन इज सिक्योर्ड, अनदर इज अनसिक्योर्ड।
अच्छा ये बात डेफिनेशन से भी आ रही थी, डेफिनेशन में था ना, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज, चार्ज में सिक्योरिटी ऑन द कंपनी एसेट्स और नॉट, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, चार्ज होने का मतलब सिक्योरिटी है, चार्ज नहीं होने का मतलब सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योर डिवेंचर का मतलब कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी पे, कोई सर्टेन प्रॉपर्टी पे डिवेंचर होल्डर फेवर में चार्ज क्रिएट किया, सिक्योरिटी क्रिएट की है, कह सकते हैं। तो अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं किया। तो देखा जाए अगर डिवेंचर होल्डर के पॉइंट जो लेंडर है, अच्छा यहाँ लेंडर कौन है, डिवेंचर होल्डर, बोरोवर कौन है, कंपनी। तो लेंडर के पॉइंट में देखा जाए कि सिक्योरिटी मोर सेफ, ये मोर सेफ है। यू ऑलवेज हैव दिस फीलिंग की माई मनी इज सेफ, आई विल डेफिनेटली गेट द इंटरेस्ट, आई विल डेफिनेटली गेट द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट द रिडम्पशन मनी। नहीं होगा तो जिस प्रॉपर्टी में कंपनी ने सिक्योरिटी क्रिएट कर रखी है, अगर कंपनी डिफॉल्ट किया हम वहां से रिकवर कर लेंगे। यहां पे कह सकते हैं अनसिक्योर्ड में रिस्क इज हाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ डिवेंचर होल्डर। अच्छा रिस्क हाई है तो कोई बंदा क्यों अनसिक्योर्ड डिवेंचर परचेज करेगा, कम कोई लेगा नहीं। इसे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, इन ऑर्डर टू गिव सम इंसेंटिव टू द इन्वेस्टर, या नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली इज हायर इन कंपैरिजन टू द सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड में नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, लो, क्योंकि कंपनी बोलती है अगर आपको सेफ्टी चाहिए, हम अपनी प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करें, चार्ज क्रिएट करें, लेकिन हम इंटरेस्ट कम देंगे। इसका कह सकते हैं यहाँ पे सेफ इज, रिस्क ही लो, जो सेफ है तो रिस्क ही लो, तो बोला लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इन्वेस्टर को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो जो डिवेंचर होल्डर उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो कोई भी बंदा अगर कंपनी के अनसिक्योर्ड डिवेंचर परचेज करा, इट मींस ही इज टेकिंग द हायर रिस्क, ही शुड बी गेटिंग द हायर रिटर्न, एंड हायर रिटर्न मींस कंपनी शुड ऑफर द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कंसेप्ट है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। अच्छा अनसिक्योर्ड डिवेंचर को हम नेकेड डिवेंचर ही बोलते हैं। नेकेड का मतलब यहाँ पे वो है कि साहब जिसकी कोई सिक्योरिटी कवर नहीं, देयर इज नो सिक्योरिटी कवर, मतलब आपको कोई सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की, दैट्स व्हाई नेकेड डिवेंचर बोलते हैं, विदाउट इन सिक्योरिटी कवर। ठीक है, एक मतलब कई लोग है ना इसको ना कई बार होता है, बहुत को कहने का तरीका अलग होता है। एक बार आई केम टू नो, एग्जाम में एक बार पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेकेड डिवेंचर, मतलब अनसिक्योर्ड की जैसे नेकेड डिवेंचर। एक बच्चा उसका आंसर लिख रहा है दैट डिवेंचर विच डज नॉट वियर द क्लोथ्स। बताइए हर जगह कपड़े से ही नेकेड, हम बोलते हैं ये बात हमें ये चीज नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। देखते कहीं पर वेल्डिंग वगैरह होती मशीनों की तो बोलते नेकेड है, क्योंकि इससे स्पार्क आपकी आईज को इफेक्ट करता है। तो नेकेड आईज का मतलब आईज पे कोई कपड़े पहनते हैं क्या? तो मतलब बेसिकली वहां कोई ग्लास शील्ड या कोई चीज प्रोटेक्शन लगा के फिर हमें देखना चाहिए। तो कोई चीज जो कवर करे, यहाँ पे क्योंकि कोई सिक्योरिटी कवर है नहीं, इसलिए हम इसको कई बार नेकेड डिवेंचर भी बोल देते हैं। नाउ दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर के बेसिस पे। इसमें हम दो चीज ले रहे हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। वैसे मैं आपको पहले बता दूं, ये कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखा है, आपकी स्टडी मटेरियल में ज्यादा बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह है, और पता नहीं क्या क्या चीजें लिख देते हैं। तो एग्जाम में पूछ ना ले क्लासिफिकेशन ऑन द डिवीजन ऑन द बेस टेन्योर, आप बोले से आपने तो पढ़ाया नहीं था, इसे बता। लेकिन मैं पहले बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 वी डोंट हैव अ कंसेप्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर। ये कंसेप्ट ये पहले होता था, ओल्ड एक्ट में होता था, न्यू एक्ट में कंसेप्ट नहीं है, न्यू ओल्ड कंपनी एक्ट में कंसेप्ट था। अच्छा इस इरिडीमेबल मैं ओल्ड के हिसाब से लिखा हुआ स्टडी में, तो मैं बता देता हूँ क्या होता था, लेकिन अब ये कंसेप्ट नहीं है। इसको हम परपेचुअल डिवेंचर ही बोलते हैं, इरिडीमेबल और ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल डिवेंचर। रिडीमेबल आप जानते हैं साहब, उसमें एक फिक्स पीरियड ऑफ रिडम्पशन होता है, जब इश्यू होता है उसी समय बता दिया कि साहब नाम में होता ना 8 years 7% रिडीमेबल डिवेंचर, 7% तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और 8 years क्या है रिडम्पशन पीरियड, 8 साल का रिडीम होगा। तो रिडीमेबल में ऑलवेज कंपनी इन द वेरी बिगिनिंग एट द टाइम ऑफ इश्यू बता देती है कि साहब कितने टाइम के बाद ये रिडीम होगा, जैसा रिडीमेबल। ठीक है, उतने टाइम का वो रिडीम करना नहीं करो तो डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कैन बी 10 years। डिवेंचर में ध्यान रखना, प्रेफरेंशियल से कंफ्यूज है, प्रेफरेंशियल में 20 years है मैक्सिमम जनरली। बट कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो कुछ केसेस में सर्टेन स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज में, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑल दैट, उसमें
10 से ऊपर जा सकते हैं बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ये बढ़ा के मैक्सिमम 30 ईयर्स तक जा सकते हैं। तो जनरल रूल है कि मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड कैन बी 10 ईयर्स, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन आपको कुछ केसेस में, कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी में अलाउ कर रखा है कि रिडम्पशन पीरियड कैन गो अप टू 30 ईयर्स, इससे ज्यादा अलाउड 10 से ऊपर ज्यादा बट नॉट मोर देन 30 ईयर्स। जबकि इरिडीमेबल डिवेंचर या जिसको हम परपेचुअल डिवेंचर भी कहते हैं, ये अब नहीं होते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनीज एक्ट। लेकिन क्योंकि आपकी स्टडी मेटेरियल में दे रखा है और जो लिखा हुआ है एज पर ओल्ड एक्ट लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो भी है वो ओल्ड कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 में अभी तक होता था जब तक नया एक्ट नहीं आया था। देखिए जो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस में रिडीमेबल इरिडीमेबल, तो प्रेफरेंस में इरिडीमेबल कंसेप्ट बहुत पहले अबॉलिश हो गया। मतलब ओल्ड एक्ट में भी आई थिंक 1980 या 86 88 में कभी रिडीम अबॉलिश हो गया था। तो मतलब इरिडीमेबल प्रेफरेंस कंसेप्ट तो बहुत पहले अबॉलिश हो गया था इवन इन द ओल्ड एक्ट। लेकिन इरिडीमेबल डिवेंचर कंसेप्ट अभी तक चल रहा था जब तक ओल्ड एक्ट चल रहा था। एंड जैसे नया एक्ट आया तो नया एक्ट में कंसेप्ट खत्म कर दिया। लेकिन आपकी स्टडी मटेरियल में यहाँ क्लासिफिकेशन में जो डिस्कस किया तो मैं बता देता हूँ क्या होता था पहले। देखिए इरिडीमेबल डिवेंचर जनरली लोग पता करते, इसको परपेचुअल डिवेंचर बोलते हैं। कई लोग जनरली पता करते जो रिडीम ही नहीं होते, ये पहली बात गलत है। जिसमें कोई फिक्स पीरियड रिडम्पशन नहीं है, मतलब क्या हुआ, रिडीमेबल में से एक फिक्स पीरियड है, कंपनी ने पहले डिफाइन कर दिया 8 ईयर्स 7 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी, मैक्सिमम 10 ईयर्स बताया था। जनरली लॉ इससे ज्यादा अलाउ नहीं करता। कुछ केसेस में 30 ईयर्स तक जा सकते हैं, मोर देन 10 नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। लेकिन इरिडीमेबल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कंपनी ने पहले डिफाइन किया, जो होता था कंसेप्ट पहले कि सब इतने साल बाद रिडीम हो, कोई डिफाइन टाइम पीरियड नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि रिडीम होते नहीं है। हाँ, कंपनी अपनी मर्जी से कभी भी आपको ऑफर दे सकती है कि हम रिडीम करना चाहते हैं और आप करवाना चाहे करवा लीजिए वो, लेकिन डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं कि साहब इतने टाइम में रिडीम हुआ। एक दूसरी बात, हाँ कंपनी आपको ऑफर दे सकती है कि हम रिडीम करना चाहते हैं, आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कंपनी को कंपेल नहीं कर सकते कि रिडीम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन दो सिचुएशन लॉ में दे रखी थी जहां पे इरिडीमेबल डिवेंचर होल्डर्स को अधिकार मिल जाता था कि वो कंपनी को कंपेल कर सकते हैं कि आपको रिडीम करना, मतलब उनको राइट मिल जाता था। अभी तक राइट नहीं था कि टू आस्क द कंपनी फॉर रिडम्पशन, बट दो सिचुएशन में उनको राइट मिलता है। एक, अच्छा इसमें प्रिंसिपल अमाउंट का तो रीपेमेंट कंसेप्ट, रिडम्पशन रिडीम करने का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करे, वो कंसेप्ट तो है ही नहीं। लिंक क्या, रेगुलर टाइम पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इफ द कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेइंग द इंटरेस्ट, एक अगर इंटरेस्ट पे करने में कंपनी डिफॉल्ट करती है, एक। दूसरा, इफ द कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट इन कंपनी गोज इन टू वाइंडिंग अप, अगर वाइंडिंग अप में कंपनी चल जाती है या इंटरेस्ट पे, इन दोनों सिचुएशन में नाउ डिवेंचर होल्डर, इरिडीमेबल डिवेंचर होल्डर विल एक्वायर द राइट टू कंपेल द कंपनी टू डू द रिडम्पशन। अब उनका अधिकार हो जाए, मतलब जब तक ये सिचुएशंस नहीं अराइज होती, नो डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी इन पेइंग द इंटरेस्ट, कंपनी इज इन अ गोइंग कंसर्न स्टेज, कंपनी हैज नॉट गॉन इनटू वाइंडिंग अप, जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती तब तक कंपनी के इरिडीमेबल डिवेंचर होल्डर कंपनी को कंपेल नहीं, उनका अधिकार नहीं। कंपनी अपनी मर्जी रिडीम करना कर दे, लेकिन उनका अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे इन दोनों में कोई भी सिचुएशन अराइज होगी, नाउ दे हैव अ राइट एंड टू आस्क द कंपनी टू कंपेल द कंपनी फॉर रिडम्पशन। तो ये कंसेप्ट था। पता कई लोग पहले ओल्ड में जब होता भी था, लोग कैसे पढ़ते थे, रिडीमेबल जो रिडीम होते, इरिडीमेबल जो रिडीम नहीं होते, ये पढ़ते थे। बट ऐसा नहीं है, गलत कंसेप्ट ही गलत पढ़ते। इसमें फिक्स पीरियड रिडम्पशन होता है, शुरू से डिफाइंड होता है, इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। ये भी रिडीम हो सकते हैं, कंपनी अपनी चॉइस से कभी भी रिडीम कर सकती है। हाँ, डिवेंचर होल्डर को अधिकार नहीं यहाँ पे कि आपको यहाँ तो अधिकार है ना, जैसे आपने लिखा 8 ईयर रिन्यूएबल, 8 साल पूरे होने उसका अधिकार है, कंपनी रिडीम नहीं करे, कंपनी का डिफॉल्ट है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन दो सिचुएशंस में अधिकार आ जाएगा, कौन से, अगर कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेइंग द इंटरेस्ट और कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, नाउ डिवेंचर होल्डर विल हैव अ राइट टू आस्क द कंपनी टू रिडीम द डिवेंचर इन द केस ऑफ इरिडीमेबल। तो ये कंसेप्ट आपका पहले ऐसे होता था, वही लिखा हुआ है। लेकिन अब बार बार बोला इरिडीमेबल डिवेंचर या परपेचुअल डिवेंचर कंसेप्ट नहीं। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिडम्पशन। On the basis of mode of redemption. मोड ऑफ रिडम्पशन के हिसाब से कब कैसे रिडीम होगा, हम डिवेंचर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर, ये पूरा का पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर,
इसके दो हिस्से होंगे, कन्वर्टिबल पोर्शन, नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन। कन्वर्टिबल पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन सबका टाइम पीरियड डिफाइंड होगा, कब कन्वर्ट होगा, नॉन कन्वर्ट रिडीम हो जाएगा, सब डिफाइंड होगा, इतने टाइम रिडेम्पशन हो जाएगा। एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, एनसीडी, ये पूरा का पूरा क्या हो, रिडीम होगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन डिफाइंड टाइम पीरियड, वो रिडीम होगा। तो ये मोड ऑफ रिडेम्पशन फर्क है, सब कुछ रिडीम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फुल्ली कन्वर्टिबल रिडीम ही नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा इक्विटी में कन्वर्ट होगा। पार्टली कन्वर्टिबल तो रिडीम होगा एक पोर्शन, जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है, कन्वर्टिबल पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर पूरा का पूरा रिडीम होगा इनटू द मतलब रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट द रिडम्पशन। तो ये क्लासिफिकेशन डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिडम्पशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, क्लासिफिकेशन डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। Classification debenture on the basis of negotiability. Say here in this case, we'll divide the debenture again in two parts. Bearer debenture and registered debenture. कोई इसको रजिस्टर बोले, इसको कई बार हम अनरजिस्टर्ड ही बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। ऑल्सो बेरर को अनरजिस्टर्ड ही बोल देते हैं। देखिए बेरर डिवेंचर में क्या होता है, मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, इसने किसी ए को डिवेंचर इशू किए, ए द डिवेंचर होल्डर, इसको जो डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें ए का नाम नहीं लिखा रहेगा, मतलब ए का नाम, नंबर ऑफ डिवेंचर लिखे रहेंगे सब कुछ, और ये बेरर डॉक्यूमेंट है। ए अगर मान लिया वो डिवेंचर बेचना चाहता है, सेल का ट्रांसफर करना किसी बी को, ए बी से पैसे लेगा, ही विल हैंड ओवर दैट डॉक्यूमेंट बेरर डिवेंचर टू बी, बी विल बिकम ओनर। मतलब बीच में कंपनी का कोई रोल नहीं है, सिंपली बाय पासिंग ऑन। जैसे बी ने सी को दे दिया तो बोला जस्ट बाय मेयर डिलीवरी, खाली डिलीवरी से ही भी आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। ए ने बी को डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया, ओनरशिप इन दो डिवेंचर, मतलब जो उसको बियर करेगा, जब तक वो डॉक्यूमेंट ए के पोजीशन में था ए ओनर था उन डिवेंचर का, जब बी के पास आ गया बी ओनर हो गया, सी के पास सी ओनर हो गया। तो जस्ट बाय मेयर डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की सिर्फ डिलीवरी से आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा कंपनी के बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड दैट काइंड ऑफ डिवेंचर्स आर कॉल्ड बेरर डिवेंचर और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। अच्छा इस केस में डिवेंचर ये जब कभी ड्यू फॉर रिडम्पशन होगा या इस पर इंटरेस्ट पे होगा, जो भी ये डिवेंचर का डॉक्यूमेंट कंपनी को प्रेजेंट करेगा, चाहे ए पर पी करे, सी करे, डी करे, कोई भी करे, कंपनी उसी को इंटरेस्ट पे कर देगी, और जब ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन आएगी तो जो प्रेजेंट करेगा उसको रिडीम कर देगी, उसी को रिडम्पशन का पैसा दे देगी। मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में तो है ही नहीं कि किसके पास है, तो कंपनी ने ए को दिया, तो कंपनी ने डिवेंचर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट पे ए का नाम थोड़ी लिखा था, ए ने बी को बेच दिया बाय डिलीवरिंग इट, पैसे ले लिए, बी ने सी। तो जो भी कंपनी को प्रेजेंट करेगा, मतलब ये इसी ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, एंड इसलिए कई बोलते हैं सर बेरर डिवेंचर इज आल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। रजिस्टर्ड डिवेंचर ऐसा नहीं है। मान ली कंपनी है वाई लिमिटेड, एंड इस या कोई और ले लीजिए, मान लीजिए कंपनी है डब्ल्यू लिमिटेड, इसने मान लिया किसी वाई को डिवेंचर इशू किया और रजिस्टर्ड डिवेंचर है, तो डिवेंचर सर्टिफिकेट में वाई का नाम होगा। वाई को मान लिया वो डिवेंचर जेड को ट्रांसफर करने हैं, तो वही इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिवेंचर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होगी, या शेयर ट्रांसफर डीड होती है डिवेंचर ट्रांसफर डीड। कंपनी के बाद डिवेंचर सर्टिफिकेट डिवेंचर ट्रांसफर डीड जाएगी, कंपनी अपने रिकॉर्ड में वाई का नाम काट के जेड का नाम एंटर करेगी, और उन डिवेंचर सर्टिफिकेट पे भी वाई का नाम करके जेड का नाम एंटर करेगी, और वापस जेड को भेजेगी। मतलब जस्ट लाइक जिस शेयर ट्रांसफर के केस में होता ना, प्रॉपर कंपनी के रिकॉर्ड के थ्रू होगा, कंपनी के रिकॉर्ड में भी चेंजेस आएंगे एंड ऑल दैट, इस तरीके से होगा। जैसा था कंपनी कभी भी इन डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, जो रजिस्टर्ड डिवेंचर है, या इसके ऊपर जब उसको रिडीम करती है, क्या उसी को करती है जो कंपनी के रिकॉर्ड में जिसके नाम में वो रजिस्टर्ड है, नाम जो जिसके नाम में रजिस्टर्ड डिवेंचर, जब भी इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी उसी को पे करेगी जिसके नाम में उस डिवेंचर के ऊपर। रिडम्पशन करेगी तो रिडम्पशन उसको देगी जिसके नाम में वो डिवेंचर रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, इस नाम में रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो कैसे इसमें फ्री मूवमेंट नहीं है,
इधर आप खाली आपने डिवेंचर सर्टिफिकेट दूसरे को पकड़ा दिया वो ओनर हो गया, नो। सब कुछ में कंपनी जैसे शेयर ट्रांसफर होता है ना, शेयर ट्रांसफर डीड कंपनी के पास जाती है अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट ऑल दैट, तो पूरा वही लॉन्ग प्रोसेस चलेगा। एंड इसलिए बोलते इसमें आप फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है जस्ट बाय डिलीवरी, बीच में आपको पूरा कंपनी का प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑल दैट, ठीक है। इसलिए बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये नहीं है। और बेयर डिवेंचर इज द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, को फ्रीली ट्रांसफरेबल है जस्ट बाय मेयर डिलीवरी, लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये 4 तरह क्लासिफिकेशन पढ़े हमने ऑफ द डिवेंचर अलग अलग बेसिस पे। पहला था ऑन द बेसिस सिक्योरिटी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। दूसरा था ऑन द बेसिस टेन्योर, रिडीमेबल इरिडीमेबल, ऑल दो मैं था इरिडीमेबल जिसको परपेचुअली बोलते हैं, अब नहीं होते, बट स्टडी में दे रखा था मेरे हिसाब से। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। फिर ऑन द बेसिस निगोशिएबिलिटी, बेयर डिवेंचर एंड द रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक अब डिवेंचर्स पे था, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर कोई कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक इशू लाते हैं और उसकी लिस्टिंग करानी है, पब्लिक इशू में लिस्टिंग करानी है, कन्वर्टिबल में चाहे फुल्ली कन्वर्टिबल चाहे पार्टली कन्वर्टिबल, देन उस पर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 विल अप्लाई। तो दैट लॉ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अभी मैंने बताया था उसमें जो इक्विटी शेयर का था तो कॉमन प्रोविजन पता है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, वो तो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहां हम खाली एडिशनल चीजें पढ़ेंगे जो हम उस चैप्टर में नहीं पढ़ चुके। द लॉ विच आई एम गोइंग टू कवर इज सेबी issue of capital and disclosure requirements regulation 2018, and here we are going to discuss this law in the context of public issue and listing of convertible debt securities, convertible whether fully convertible or partly convertible. और पार्टली कन्वर्टिबल। और मैं बार बार बता चुका हूं कि साहब जब हमने इक्विटी शेयर से रिलेटेड जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था इस पेपर का, और जहां ये लॉ बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो वहां बार बार एक था हमारे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर एज वेल कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों लेते हैं। तो जहां जहां जो प्रोविजन वहां पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लेते थे, इसका मतलब दोनों के लिए थे इक्विटी शेयर एज वेल कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो जो कॉमन प्रोविजन थे इक्विटी एज वेल कन्वर्टिबल वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमसे वो पढ़ेंगे जो एडिशनल प्रोविजन है, जो सिर्फ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के पब्लिक इशू या उसकी लिस्टिंग अप्लाई होते हैं, जो वहां कवर नहीं हुए, तो वो जो एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और जो कॉमन थे अलॉन्ग विद इक्विटी ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखिए क्या है। एलिजिबिलिटी देखिए, अब ये बोला अगर कोई इश्यूअर पब्लिक इशू लाना चाहता है, कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज का, या कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट बोलो, कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी की बात है। और लेकिन अगर आप पहले आप इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू नहीं लाए हो, उसकी लिस्टिंग नहीं कराई है, उससे मतलब नहीं है। आप बिना मतलब डायरेक्टली भी आप चाहें तो बिना पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और उसकी लिस्टिंग के बिना भी आप चाहें तो कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी या कन्वर्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक इशू लाने के लिए आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड सारे कंडीशन फुल। मतलब कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन है कि साहब पहले हमेशा पब्लिक इशू ऑफ डेट इक्विटी शेयर आएगा, उसके बाद ही डेट इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली, हो सकता है आपकी कंपनी ने कभी भी पब्लिक इशू इक्विटी शेयर नहीं लाई है, इक्विटी शेयर तो आपके हैं बट पब्लिक इशू नहीं लाया, उसकी लिस्टिंग नहीं कराई। पहले तो ऑब्वियसली कंपनी बनती है, स्टार्टिंग में बेसिक कैपिटल तो बनानी पड़ती है, कभी नहीं लाए, लेकिन आप मान लें कभी नहीं किया आपने, डायरेक्टली आप लाना चाहते हैं पब्लिक इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, उसकी लिस्टिंग आप करा सकते हैं, ये लॉ मना नहीं करता है, लॉ अलाउज दैट यू मे गो फॉर। लेकिन एक बेसिक बात क्या ध्यान रखना है, अगर पास्ट में आपने पब्लिक को कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए थे
और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने में या उसके रिडम्पशन में अगर डिफॉल्ट हो रखा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो लॉजिकल से बात है, पास में भी आपने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके पब्लिक से फंड रेज किया, अच्छा उसमें आपने इंटरेस्ट पे करने में या प्रिंसिपल अमाउंट को, अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट या रिडम्पशन एक ही चीज है। रिडीम करना अल्टीमेटली क्या कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे, जो बोरोवर और लेंडर को प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहा है। बोरोवर कौन है, कंपनी, लेंडर कौन है, डिवेंचर होल्डर, डेट सिक्योरिटी होल्डर। तो उस केस में अगर 6 महीने से ज्यादा का डिफॉल्ट हो रखा है तब आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। इसका 6 महीने तक का डिफॉल्ट अगर है या 2 महीने का डिफॉल्ट हो गया, मतलब जिस दिन ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपने उसको 2 महीने बाद पे किया, डिफॉल्ट तो है, उसकी पेनल्टी लगेगी, लेकिन यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां प्रॉब्लम कब आ जाएगी, व्हेन द डिफॉल्ट इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ। डिफॉल्ट कितने दिन का है, 6 महीने ज्यादा का डिफॉल्ट है। किस चीज में डिफॉल्ट, इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और रिडम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटी विच हैव बीन इश्यूड टू द पब्लिक इन द पास्ट। मतलब पास्ट आपने कोई डेट सिक्योरिटी इशू की थी पब्लिक को, उसके रिडम्पशन में या उसके इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट मोर देन 6 मंथ्स का है, तो उस केस में फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन बिना इक्विटी शेयर का पब्लिक इशू के भी आप चाहे ला सकते हैं, प्रोवाइडेड ये कंडीशन फुलफिल हो कि नो डिफॉल्ट ऑफ मोर देन 6 मंथ्स इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी इन द पास्ट टू द पब्लिक। ना ये एक बेसिक चीज थी एलिजिबिलिटी। अब आइए एडिशनल रिक्वायरमेंट। एडिशनल वर्ड इसे यूज कर रहे हैं कि आपने जब इक्विटी शेयर के साथ जब पढ़ा था, तो इक्विटी शेयर में पढ़ा होगा साहब कि जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर पब्लिक इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पब्लिक इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में दोनों आता है, इक्विटी शेयर एज वेल एज कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब वो क्राइटेरिया यहां भी लगेंगे, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इक्विटी शेयर के पब्लिक इशू में लगते हैं, सिर्फ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट के पब्लिक इशू में लगेंगे। वो चीज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स for the issue of convertible debt instruments। देखो यहां लिखा हुआ भी है, इन एडिशन टू द अदर रिक्वायरमेंट लेट डाउन इन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 फॉर पब्लिक इशू इक्विटी शेयर। आगे ना कि जो पब्लिक इशू इक्विटी वो तो सेम कॉमन रिक्वायरमेंट तो यहां भी है वहां भी है। एन इश्यूअर मेकिंग अ पब्लिक इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आप कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट का पब्लिक इशू ला रहे हैं तो आपको साथ में ये एक्स्ट्रा कंडीशन और फुलफिल करनी है। क्या क्या, पहला, जो इश्यूअर है उसने क्रेडिट रेटिंग जरूर कराई हो फ्रॉम वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी। क्रेडिट रेटिंग आप सब जानते हैं। नंबर 2, इट मस्ट हैव अपॉइंटेड डिवेंचर ट्रस्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993। ये सब चीज आप जानते हैं, सब पढ़ चुके हैं। तो डिवेंचर ट्रस्टी जरूर अपॉइंट किया हो, क्योंकि आप पब्लिक इशू ला रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें कंपनीज एक्ट तो लगे, साथ में कैपिटल मार्केट लॉस एंड इसलिए सेबी डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन। नंबर 3, आपने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का प्रोविजन जो भी है कंपनी जगह प्रोविजन है वो जरूर कंप्लाई करते हुए डीआरआर क्रिएट किया है। यू हैव इंश्योर दैट इट हैज क्रिएटेड द डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन कंपनी एक्ट द रूल्स मेड देयर अंडर। नेक्स्ट, अगर आप सिक्योरिटी क्रिएट करने की बात करते हैं, मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करने जा रहे हैं, सिक्योर्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर, सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्या ध्यान रखना है? पहला, सिक्योरिटी शुड बी एडिक्वेट। एडिक्वेट का क्या मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी पर आप सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू जो है वो डिवेंचर की वैल्यू जितनी बोरिंग करने जा रहा है उससे कम नहीं हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके बराबर या उससे ज्यादा, मतलब वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द बोरिंग अमाउंट ऑफ बोरिंग। नंबर 2, वो अनइनकम्बर्ड, मतलब पहले से किसी और के फेवर में सेम प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, अगर पहले से सेम, जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी ने अपनी इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी किसी फेवर में चार्ज क्रिएट किया हुआ है, अब इसी प्रॉपर्टी पे आप डिवेंचर होल्डर के फेवर में जिसका पब्लिक इशू ला रहे हैं, आप सिक्योरिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जिसके फेवर में पहले से चार्ज क्रिएट कर रखा है उसका एनओसी लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस तरह का, कंसेंट बोल लीजिए, पहले से जिनके चार्ज है तो उनके राइट्स डायलूट होंगे। ये सब कंपनी लॉ में पढ़ते हो, चार्ज वगैरह चैप्टर में पढ़ते हो। लास्ट चीज, अगर इसी प्रॉपर्टी पे किसी और के फेवर हमने चार्ज क्रिएट कर रखा है और आप इसी प्रॉपर्टी पे डिवेंचर होल्डर्स के फेवर चार्ज क्रिएट करने जा रहे हैं, तो एडिक्वेसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले से जितनी बोरिंग कर रखी है जिसको आपने सिक्योर किया उस प्रॉपर्टी पे, उसको आप लेस कर देंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। मैं एग्जांपल ही समझाता हूं। मान लो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ है जिस पर आपने सिक्योरिटी क्रिएट कर रखी है। पहले से आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है और बैंक के फेवर में उस लोन के रेस्पेक्ट इसी प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी क्रिएट कर रखी है, और लोन का जो अमाउंट है वो 4 करोड़ का। देखा 4 करोड़ की बोरोइंग के लिए आपने ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी क्रिएट कर रखी है। तो अब जब आप इसी प्रॉपर्टी में आफ्टर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द बैंक की कंसेंट लेके अगर आप डिवेंचर होल्डर के फेवर में जिसका पब्लिक इशू ला रहे हैं, अगर आप सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अब 10 करोड़ नहीं मानी जाएगी। 10 करोड़ माइनस 4 करोड़ मतलब क्या 6 करोड़ मानेंगे। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसका अमाउंट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर होल्डर जो बोरिंग अमाउंट है वो 6 करोड़ से ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि 6 करोड़ से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, सिक्योरिटी इनएडिक्वेट हो जाएगी। तो एडिक्वेसी चेक करने के लिए पूरा 10 करोड़ से कंपेयर नहीं करेंगे। पहले से ऑलरेडी अगर चार्ज है तो उसको लेस करेंगे कितने अमाउंट की बोरिंग के लिए, ये 4 करोड़ की बोरिंग, तो 10 माइनस 4 6 करोड़। तो ये मान के चलो कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 करोड़ है। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ बोरिंग बाय वे ऑफ डिवेंचर इट शुड नॉट बी मोर देन 6 करोड़। अदरवाइज वो इनएडिक्वेट सिक्योरिटी हो जाएगी। एंड पहली कंडीशन के दिस सिक्योरिटी शुड बी एडिक्वेट। These are the various conditions subject to which a company may come out with a public issue convertible debt instrument. इसमें एक बात और देखिए लास्ट में, फर्दर द इश्यूअर से रिडीम द कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑफर। मतलब क्या है कि जिस टर्म से कंडीशन पे आपने रिडीमेबल कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए थे, और अच्छा जैसे कन्वर्टिबल आपने इशू किए, इसमें पार्टली कन्वर्टिबल भी तो हो सकते हैं, पार्ट फुल्ली भी हो सकते हैं। फुल्ली कन्वर्टिबल तो पूरा का पूरा इक्विटी में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो पार्टली कन्वर्टिबल क्या उसके 2 हिस्से होंगे, कन्वर्टिबल पोर्शन एंड नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन। तो जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है वो क्या, वो रिडीम होगा। तो बोला उसका रिडम्पशन ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन कितने टाइम बाद रिडीम होगा, वो सारी बातें उसके अकॉर्डिंग रिडम्पशन होना चाहिए। ना एक टॉपिक दे रखा है रोल ओवर ऑफ नॉन कन्वर्टिबल portion of partly convertible debt instruments. रोल ओवर और नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब, अगर कोई पार्टली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, बता ना पार्टली फुल्ली हम दोनों की बात करना है, उसके 2 हिस्से होंगे, कन्वर्टिबल पोर्शन एंड नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन। जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है, क्या ये रिडीम होना चाहिए? नॉर्मल कोर्स में शुड बी रिडीम्ड, यस नो? अच्छा, व्हेन इट बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन, कंपनी क्या एक ऑफर दे सकती है कि साहब इसका रोल ओवर रिडम्पशन ना करा के अब रोल ओवर का मतलब रिन्यूअल, रोल ओवर का मतलब रिन्यूअल, रोल ओवर टेक्निकल टर्म है तो रिन्यूएबल। मैं इसको दूसरे तरीके समझाता हूं। आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं 5 इयर्स की, 5 साल पूरे हो गए, तो क्या बैंक से आपको पैसा मिलेगा, मेच्योरिटी का पैसा इंटरेस्ट के साथ? लेकिन कई बार हम री एफडी करा लेते हैं। री एफडी का तो हमने पैसा लिया नहीं, मतलब बैंक से कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, बैंक के पास ही पैसा रह गया, वो आगे से फिर दोबारा एफडी हो गई, तो रोल ओवर हो गया ना, मेरा पैसा आगे फिर से हमने फिर लेंडिंग कर दी, बैंक ने फिर बोरो कर लिया। सेम सिचुएशन, नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन रिडीम होना था, मतलब आपको पैसा मिलना था, लेकिन ये पैसा मेच्योर हो गया, आपको मिलना था, लेकिन कंपनी, लेकिन अच्छा था बैंक क्या अपने मन से री एफडी करते हैं? नो। अगर आप चाहेंगे तो एग्जैक्टली कंपनी एक प्रपोजल तैयार कर सकती है कि हम रोल ओवर करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्ट से करवा सकते हैं, तो इसके लिए लॉ में कंडीशन दे रखी है। अगर वो सामने वाले अगर एग्री हो जाते हैं, डिवेंचर होल्डर्स एग्री हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो उस केस में कंपनी उनका रोल ओवर कर सकती है। नहीं एग्री करेंगे तो रोल ओवर नहीं होगा, मतलब रिडीम ही करना पड़ेगा, फिर उस केस में रिडीम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टॉपिक है रोल ओवर ऑफ, मतलब कंपनी मे डू द रोल ओवर ऑफ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर कौन से पोर्शन का? नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन का कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। ये नहीं कि जबरदस्ती इंपोज करे, नॉट पॉसिबल। एंड वो देखिए टॉपिक दे रखा है, कंडीशन देखिए आगे दे रखी है,
देख क्या लिखा हुआ, द नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय लिस्टेड इशूअर, द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 10 करोड़, मतलब जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, तब की बात है। अगर 10 करोड़ से कम है तो फिर आप रोल ओवर नहीं करेंगे। मे बी रोल्ड ओवर, मे को अंडरलाइन कीजिए, मैंडेटरी नहीं है, मे बी रोल्ड, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द प्रोविजन कंपनीज एक्ट एंड द फॉलोइंग, मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जो है वो प्लस साथ में कंडीशन फुलफिल अगर आप रोल ओवर करेंगे। पहला ऐसा है कि सारे इस तरह के जो डिवेंचर होल्डर हैं, जो पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर थे, उनकी एक मीटिंग बुलाइए और उस मीटिंग के अंदर ये प्रपोजल रखिए, उसे 75% वैल्यू के आधार पे अप्रूवल होनी चाहिए और वो रेजोल्यूशन में पास होगा बाय पोस्टल बैलेट, बाय पोस्टल बैलेट। 75 होल्डर्स इन वैल्यू, नॉट अकॉर्डिंग नंबर, वैल्यू। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन और पार्टली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है, नॉन जो रिडीम होना था, मान लिया 12 करोड़ का था, मतलब मोर देन 10 करोड़, मान लिया 12 करोड़ का था, तो 12 करोड़ वैल्यू है तो उसका 75% क्या, 9 करोड़। इसका साथ जिन्होंने हाँ बोला कि हम रोल ओवर कराना चाहते हैं, वही पोस्टल बैलेट से वोटिंग हो, क्योंकि आप जानते हैं मीटिंग करा के वोटिंग करते हैं तो बहुत लोग कम आते नहीं है, और मीटिंग में हम सिर्फ उनकी वोटिंग लेते हैं जो प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, जो आए नहीं वोट दे, हम पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराएंगे। एंड उस वोटिंग के अंदर अगर 9 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट के नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन होल्ड करने, सॉरी पार्टली नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन होल्ड करने वाले अगर 9 करोड़ से उससे ज्यादा वैल्यू के हिसाब से अगर एग्री कर जाते हैं तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन इतना नहीं होता, मान लिया 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों की वैल्यू के जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन होल्ड कर रहे हैं सिर्फ वो एग्री किए, इसका तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सारे के सारा जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसका आपको रिडम्पशन ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन, क्योंकि पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो पहली कंडीशन है कि आपको जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन जिसकी वैल्यू 10 करोड़ ज्यादा है उसमें से जिनके पास 75% या उससे ज्यादा वैल्यू के हिसाब से वो हाँ बोले, एंड इसके लिए अप्रूवल भी कैसे लेनी, बाय पोस्टल बैलेट, नॉट एट अ मीटिंग बट एट अ बाय पोस्टल बैलेट। नंबर 2, जब पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करवाने की बात करेंगे तो पोस्टल बैलेट के साथ के जो पेपर्स वगैरह भेजेंगे और उसके साथ आपको एक ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट भेजना है, कंपनी के ऑडिटर का सर्टिफिकेट, जिसमें ऑडिटर ये कमेंट करेगा कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा हो ना, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत खराब है, लिक्विड पोजीशन बहुत खराब है और उसमें आप रोल ओवर कर रहे हैं। एक बताइए, किसी बोरोवर को आपने किसी को पैसा दिया, अब ड्यू डेट हो गया जब आपको पैसा वापस मिलना है, वो बोलता है अभी मेरे पास ही रहने दो, बाद में ले लेना, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बिगड़ चुकी, क्या आप रहने दोगे? नहीं, अब बोलो सब फटाफट ले लो। एग्जैक्टली कंपनी रोल ओवर की बात कर रही है तो कंपनी पैसा अपने पास ही रखना चाह रही है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन खराब होनी चाहिए। तो उसके लॉ बोलता है कि जो आप ये रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए जो पेपर्स भेजेंगे, साथ में एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट जिसमें ऑडिटर ये बताएगा कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, जिससे कि इन सारे डिवेंचर को पता लगेगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन खराब नजर आ रही है एज पर ऑडिटर सर्टिफिकेट, वो मना कर देंगे, सर हमें तो पैसा अभी चाहिए वापस, वी डोंट वांट टू गो फॉर रोल ओवर। तो आइडिया इज आप रोल ओवर कर सकते कंपनी, बट विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट डायलूटिंग द राइट्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट ये बोल रहा है, अच्छा मान लिया इसी एग्जाम्पल में मान लिया 12 करोड़ टोटल नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन था, उसमें 9.5 करोड़ वालों ने एग्री कर दिया, क्या कंडीशन फुलफिल हो गई? बाकी सब कंडीशन फुलफिल हो गई। तो देखा जाए 2.5 करोड़ की वैल्यू के नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन और भी ऐसा है जिन्होंने हाँ नहीं बोला, तो मेरा 75% कंडीशन तो फुलफिल हो गई, 12 करोड़ में 9.5 करोड़, 9 करोड़ से फुलफिल हो गई। तो 2.5 करोड़ वैल्यू के नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन होल्ड करने वाले ऐसे भी तो लोग हैं जो एग्री नहीं कर रहे। तो लोग बोलता है जो एग्री नहीं कर रहे तो उस केस में उनका रिडम्पशन ही करना पड़ेगा, उनका रिडम्पशन ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार बोला, जैसे मान लीजिए 12 करोड़ में अगर 9 करोड़ से कम की कंसेंट आएगी, अप्रूवल आएगी, तब तो सबका रिडम्पशन करना पड़ेगा, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। लेकिन 9 करोड़ या उससे ज्यादा 75% उससे ज्यादा की अप्रूवल आ गई, तब हम रोल ओवर कर सकते हैं। लेकिन रोल ओवर उनका करेंगे जिन्होंने हाँ बोला है, जिन्होंने हाँ नहीं बोला है उनका क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन ही करना पड़ेगा। एंड द लास्ट कंडीशन इज, आपका जो ड्यू डेट फॉर रिडम्पशन था और जिसका आप रोल ओवर करने का प्रपोजल बना रहे हैं, उससे 1 महीने के अंदर, मतलब जिस दिन ड्यू डेट फॉर रिडम्पशन थी उससे 1 महीना पहले लिए, उस पीरियड जो 1 महीने का पीरियड है उसमें आपको एक नई आपको क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी, और वो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट भी आपको सारे इन्वेस्टर्स को, सारे डिवेंचर होल्डर को बताना है कि साहब कंपनी की क्या फाइनेंशियल, अच्छा क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से पता लग जाएगा कंपनी की डेट क्रेडिट रेटिंग कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो खराब नहीं है, ये सब भी पता लग जाएगा। डोंट थिंक सारे कंडीशन के थ्रू हम ये इंश्योर कर रहे हैं कंपनी को हम अलाउ कर रहे हैं, बट विदाउट cheating against the investor, without any fraud against the investor, that's idea. तो subject to compliance of all these condition,
company may do the rollover of the non-convertible portion of partly convertible debenture apart, but again by keeping intact the rights of the debenture holder. फिर इसमें एक बात रखिए कि जब रोल ओवर आप करते हैं सब्जेक्ट अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो पहले से जिस प्रॉपर्टी पे आपने सिक्योरिटी क्रिएट कर रखी थी इन फेवर डिवेंचर होल्डर और उसका जो ट्रस्ट डीड था डिवेंचर ट्रस्ट डीड, आपको फ्रेश सिक्योरिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फ्रेश ट्रस्ट डीड बनाने की जरूरत नहीं है अगर पहले वाले डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी तब तक चलेगी जब तक रिडम्पशन नहीं होता, तो फिर वही चलेगी, आपको नए डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं। अगर पहले वाले डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि तब तक चलते रहेंगे जब तक रिडम्पशन नहीं होता, हाँ, लेकिन फाइनल कॉल डिवेंचर ट्रस्टी लेगा कि फ्रेश सिक्योरिटी फ्रेश डिवेंचर ट्रस्ट डीड की जरूरत है या नहीं, फाइनल वर्ड और फाइनल से विल बी ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी, बट जनरली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर पहले वाले डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि फ्रेश आपको करने की जरूरत नहीं, वही सिक्योरिटी चलती रहेगी, वही डॉक्यूमेंट चलता रहेगा। तो दिस इज द टॉपिक, दैट इज द रोल ओवर ऑफ non-convertible portion of the partly convertible debenture. Now coming to the next one, that is the conversion of optionally convertible debt instrument into equity share capital. देखिए सिंपल से एक बात दे रखी है, अगर आपने ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखे हैं, चाहे फुल्ली कन्वर्टिबल चाहे पार्टली कन्वर्टिबल, तो ऑप्शन है सामने वाले के पास, तो कंपनी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकती, पहले उनको एक ऑप्शन भेजेगी, साहब कन्वर्ट कराना चाहें तो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे मत कराइए। और जिन्होंने इस नोटिस के रिस्पॉन्स में पॉजिटिव रिप्लाई भेजा कि हाँ वी आर इंटरेस्टेड इन कन्वर्जन, उन्हीं का कन्वर्जन करेंगे। अच्छा, जिन्होंने निगेटिव रिप्लाई भेजा कि साहब मुझे कन्वर्जन नहीं कराना, तो उसको रिडम्पशन करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं हुआ इक्विटी में तो क्या होगा, रिडम्पशन। जिन्होंने कोई रिप्लाई नहीं भेजा उनका भी आपको कन्वर्जन नहीं कर सकते, उनका भी रिडम्पशन ही करना पड़ेगा। मतलब कन्वर्जन तभी होगा अगर पॉजिटिव रिप्लाई है, कन्वर्जन ओनली इफ देयर इज अ पॉजिटिव रिप्लाई। सामने वाला अगर पॉजिटिवली रिप्लाई करता है कि हाँ मेरा कन्वर्जन कर दो, तभी आप कन्वर्जन करेंगे, अदरवाइज कन्वर्जन नहीं करेंगे। ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल की बात कर रहा हूं, अगर कंपल्सरी कन्वर्टेबल तो इसके इसमें तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो उसमें आपको कन्वर्जन का ऑप्शन जरूर देना है। कन्वर्जन के ऑप्शन पे जो लोग पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं, मतलब निगेटिव रिप्लाई करते हैं, उनका तो कन्वर्जन होगा, रिडम्पशन होगा। जो कोई रिप्लाई नहीं करते, नॉन रिसिप्ट ऑफ पॉजिटिव रिप्लाई, मतलब कोई पॉजिटिव रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया, उस केस में भी कन्वर्जन नहीं करेंगे, रिडम्पशन ही करेंगे। रिडम्पशन सिर्फ कब कन्वर्जन करेंगे, इफ देयर इज अ पॉजिटिव, सामने वाला पॉजिटिव रिप्लाई देता है कि मेरा कन्वर्जन कर दो, सिर्फ उसी केस में। ये तो हो गया साहब ऑप्शनली कन्वर्टेबल। अच्छा, अगर मान लिया अगेन कोई फुल्ली कन्वर्टेबल है या पार्टली कन्वर्टेबल, तो कन्वर्टेबल पोर्शन, फुल्ली कन्वर्टेबल तो पूरा ले लो, अब पार्टली कन्वर्टेबल तो सिर्फ कन्वर्टेबल पोर्शन ले लो। अगर उसकी वैल्यू कन्वर्टेबल पोर्शन की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है और इश्यूअर ने एट द टाइम ऑफ इशू कन्वर्जन प्राइस तय नहीं किया था। अच्छा, कन्वर्जन का प्राइस होगा ना कि भाई इतने डेट के बदले में कितने वैल्यू के शेयर मिलेंगे, उसकी तो वैल्यू लगेगी साहब, जितने की डेट है उतने के बस, जितने का डेट इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो डेट की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना, तो उसके लिए प्राइस तो लेना पड़ेगा साहब, आपके इस रेट से आपको शेयर मिलेंगे। तो अगर कन्वर्जन प्राइस शुरू में तय नहीं हुआ था तो कंपनी फिर अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शन देगी कि साहब हम इस रेट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हो करा लीजिए, नहीं इंटरेस्टेड तो मत कराइए, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि हमने पहले बताया नहीं था, लेकिन कंपनी ने अगर शुरू में एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिवेंचर अगर ये बता दे कि हम इस रेट से कन्वर्जन करेंगे या ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा रेट से कन्वर्जन नहीं करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कम नहीं कर रही है, तो उस केस में आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली आप वही कर रहे हैं जो शुरू में आपने बताया था, एट द टाइम ऑफ इशूइंग डिवेंचर यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट, यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये बोला वेन ऑप्शन इज टू बी गिवन टू द होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट एज मेंशन अबव। अच्छा, अगर मान लिया आपने ऑप्शन दिया और उसमें से कुछ लोगों ने, फिर वही बात है कि कुछ लोगों ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया कि मुझे कन्वर्ट करा लो, तो उनका तो आप कन्वर्ट कर दीजिए, और जिन्होंने बोला कि सर हमें कन्वर्ट नहीं कराना, तो क्या करना पड़ेगा, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस यू हैव टू डू द रिडम्पशन। जिन्होंने ऑप्शन कन्वर्ट कराने का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, यू हैव टू डू द रिडम्पशन विद इन 1 month फ्रॉम द लास्ट डेट बाय विच द ऑप्शन इज टू एक्सरसाइज। मतलब जिस दिन तक आपको डिवेंचर को ये बताना था कि मुझे कन्वर्ट कराना है, उसके 1 महीने के अंदर एक्चुअली कंपनी को उनका रिडम्पशन करना पड़ेगा, एंड एट अ प्राइस विच शुड नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू।
मतलब जो भी प्राइस पे करें बट फेस वैल्यू से कम पे नहीं कर सकते, फेस वैल्यू से कम पे नहीं कर सकते। देखिए लिखा इसे दैट the issuer shall redeem that part of instrument within 1 month from last date by which the option is to exercise at a price which shall not be less than its face value. ये एक छोटा टॉपिक था, कन्वर्जन ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट है इश्यू कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंसिंग। इश्यू ऑफ convertible debt instruments for financing। ये बोल रहा है हिमालय कंपनी एक्स लिमिटेड, ये कोई कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, इससे फंड्स आएगा। क्यों फंड रेज कर रहे हैं? इस फंड को हम क्या करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। इस फंड का इस्तेमाल क्या फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, या लोन देंगे, या शेयर्स परचेज, किसके? अपने प्रोमोटर ग्रुप के लोगों का, मतलब कंपनी के जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर ग्रुप के लोगों का, और अपनी ग्रुप कंपनीज के। ये देखा जाए इलॉजिकल है ना, क्योंकि एक चीज बताओ, आप पब्लिक से फंड रेज कर रहे हैं बाय इशूइंग द कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, तो पब्लिक तो आपकी फेस वैल्यू पे आपको पैसा दे रही है। आप वो पैसा लेके कर रहे हैं अपनी प्रोमोटर ग्रुप के लोगों को, या अपने ग्रुप कंपनीज के अंदर वही पैसा फाइनेंस लोन दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, या लोन दे रहे हैं, या उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस पब्लिक ने तो आपको पैसा आपकी फेस वैल्यू दिया था, आप उस पैसे को ले किस ले रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द फाइनेंस टू योर प्रोमोटर ग्रुप पीपल और योर ग्रुप कंपनी, और टू प्रोवाइडिंग लोन टू योर ग्रुप कंपनी और प्रोमोटर ग्रुप, और उनके शेयर खरीद रहे हैं, ग्रुप कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, वही पैसा लेके अपने ग्रुप कंपनी शेयर खरीद रहे हैं, या अपनी ग्रुप कंपनी के शेयर जो प्रोमोटर ग्रुप के पास है उनसे शेयर आप परचेज कर रहे हैं। इन चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करके आप फंड्स रेज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। लेकिन अगर आप फुल्ली कन्वर्टिबल, फिर ये बता पहले मना कर दिया, जनरली नॉट अलाउड। हाउएवर अ कंपनी फुल्ली कन्वर्टिबल, नॉट पार्टली कन्वर्टिबल, फुल्ली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, जिसमें मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी में कन्वर्जन जो होगा, कन्वर्जन टू इक्विटी, जो कन्वर्जन पीरियड जो है इज लेस देन 18 मंथ्स, 18 मंथ से कम, मतलब 18 महीने से कम, मतलब 15 महीने 16 महीने कुछ भी, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर आप इशू कर रहे हैं, यू आर इशूइंग फुल्ली कन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू इक्विटी विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दैट डेट इंस्ट्रूमेंट। इशू जिस दिन हुआ ये फुल्ली कन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट, उसके 18 महीने से कम में, मतलब 18 महीने टच नहीं करना, उससे पहले इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर आप कोई फुल्ली कन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, फिर उस पैसे का, जो पैसा इशू कर रहे हैं जिससे पैसा आएगा, आप उसमें ये सब चीज कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस, लोन और शेयर्स टू योर प्रोमोटर ग्रुप एंड ग्रुप कंपनी। मतलब जो चीज जनरली प्रोहिबिटेड था, लेकिन एक केस में अलाउड है, कब? व्हेन यू आर डूइंग द सेम बाय इशूइंग व्हिच इंस्ट्रूमेंट, फुल्ली कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट, एंड द कन्वर्जन इज गोइंग टू हैपन इन अ पीरियड लेस देन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तब उस केस में आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इशू करके फंड रेज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस और लोन और परचेज द शेयर्स ऑफ योर ग्रुप कंपनी और प्रोमोटर ग्रुप्स, एंड ये जो जनरली प्रोहिबिटेड था। ठीक है, तो मैं वो पढ़ देता हूँ। एन इशूअर शैल नॉट इशू कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फाइनेंसिंग, कोई आप पैसा इशू कर रहे हैं किस लिए? फंड आएगा, किस इस्तेमाल करें? फॉर फाइनेंसिंग और फॉर प्रोवाइडिंग लोन और फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ एनी पर्सन। किसके शेयर, किसको फाइनेंस, जो आपके प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है या ग्रुप कंपनी का, उनको ना आप लोन दे सकते हैं उस पैसे से, ना आप फाइनेंस, उस पर्पस के लिए आप कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी पर फिर लिखा हाउएवर एन इशूअर शैल बी एलिजिबल टू इशू फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली नहीं, फुल्ली कन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट फॉर दीज पर्पजेज, सेम पर्पज ऊपर मना करेगा, इन पर्पज कर सकते, इफ द पीरियड ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डेट इंस्ट्रूमेंट इज लेस देन 18 मंथ्स, इंपॉर्टेंट, लेस देन, नॉट 18, लेस देन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू सच डेट इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में आप कर सकते हैं। एक्चुअली लॉजिकल देखो, फुल्ली कन्वर्टेबल है तो पूरा का पूरा इक्विटी में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्जन पीरियड भी लेस देन 18 मंथ्स है, तो कैसे थे बहुत 6, 7, 8 महीने में, साल में, 15 महीने में वो इक्विटी बन जाएगा। तो कहने के लिए डेट लग रहा है, लेकिन बेसिकली का इक्विटी, अब पूरा का पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। पार्टली कन्वर्टेबल नहीं है, ये सब कुछ रिडीम होगा तो फिर तो डेट हो जाता। फुल्ली कन्वर्टेबल है और कन्वर्जन का पीरियड बहुत छोटा सा है, तो इफेक्टिवली ये देखा जाए डेट मान ही रहे, मान रहे इक्विटी मान रहे हैं। तो अगर आप इक्विटी के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं, जब इस तरह केस है, तो हम इसको माने एज इफ इट इज यू आर रेजिंग द फंड इन द इक्विटी।
फिर आप उस पैसे का इस्तेमाल इन चीजों में करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो डेट के फॉर्म में तो हम मना कर रहे हैं, दैट इज द आइडिया। तो ये कुछ एडिशनल प्रोविजन थे विच एप्लीकेबल इन केस अ कंपनी कम्स आउट विद द पब्लिक इशू एंड देयर आफ्टर लिस्टिंग ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट वेदर फुल्ली कन्वर्टिबल पार्टली। एडिशनल का मतलब जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर चैप्टर 1 में ऑफ फ्रॉम द टॉपिक सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, बट जो चीजें सिर्फ डेट के केस में अप्लाई होती हैं, कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के पब्लिक लिस्टिंग, वो चीजें हमने यहाँ पे कवर की एंड इसके साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, मतलब ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन कंप्लीट हो गया। देखिए लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द डेट सिक्योरिटीज में मैंने 5 चीजें आपको बताई थी। 1 कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपनीज एक्ट में मेनली सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल्स में रूल नंबर 18 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। दूसरा पता था सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी वेदर पार्शियली कन्वर्टिबल और फुल्ली कन्वर्टिबल, ये भी इसके प्रोविजंस में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा तो चीज था लीगल फ्रेमवर्क पर्टेनिंग गवर्निंग द डेट सिक्योरिटी, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021, ये हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये ऑलरेडी चैप्टर 6 में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं एंड पूरा रेगुलेशन, ठीक है। मैंने ये बात पहले ही बता दी थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ नहीं पढ़ रहे, ये डिटेल में हम ऑलरेडी चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। फोर्थ थिंग इन द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग डेट सिक्योरिटी, आपको क्या था, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 of SEB, that is regulation 49 to 62 of SEBI LODR regulation 2015, ये भी हम इस चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर 13 में हम पढ़ते हैं। चैप्टर 13 ऑफ दिस पेपर दैट इज लिस्टिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जो पार्ट 2 ऑफ द पेपर में आएगा, पार्ट 2 ऑफ दिस कॉर्पोरेट फंडिंग पेपर, वहां पे हम पढ़ेंगे। एंड चैप्टर 5 ऑफ SEBI LODR रेगुलेशन 2015 कंप्राइजिंग द रेगुलेशन 49 to 62 एंड वो वहां पढ़ेंगे, तो वो भी हम यहाँ नहीं पढ़े भाई। ये चौथा। और पांचवा था दैट इज आरबीआई रेगुलेशन, वो आपका सिलेबस का, आरबीआई गाइडलाइंस वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। एंड बता देता कि साहब आरबीआई गाइडलाइंस पे अप्लाई होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इसके साथ आपका लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द डेट सिक्योरिटी पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया, कंपनीज एक्ट एंड सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। थर्ड चैप्टर 6 में हम कवर कर चुके हैं, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। फोर्थ दैट इज सेबी चैप्टर 5 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, जो हम चैप्टर 13 ऑफ दिस पेपर से लिस्टिंग इंडियन स्टॉक वहां कवर करेंगे, या वहां कवर करते हैं। एंड लास्ट में आरबीआई गाइडलाइन जो आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके साथ इसका तो लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द डेट सिक्योरिटी मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर 8 है डेट फंडिंग एंड जो चैप्टर 8 आपका डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड एंड गवर्नमेंट डेट एंड बैंकिंग फाइनेंस, इसके सॉरी डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट, सॉरी डेट फंडिंग है चैप्टर 8 इंडियन फंड बेस्ड द कॉर्पोरेट डेट। इसमें लीगल फ्रेमवर्क सारा कंप्लीट हो गया। छोटी मोटी कुछ चीजें हैं जो क्योंकि अगली क्लास में हम लेंगे एंड उसके साथ आपका अगली क्लास छोटी मोटी चीजें इस चैप्टर में हो रही है, चैप्टर 8 में, दैट इज द डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट डेट, जो अगली क्लास में लेंगे। उसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट, उसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।